हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक के साथ, जो पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ये बहुत ही लंबी और अच्छी क्वालिटी वाली क्लास होगी। आपको मैक्सिमम ये 1.5 घंटे क्लास होगा, पर समझिए फ्रेंड्स, ये 1.5 घंटे क्लास ऐसे यादगार होगा आपका, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक है जो वो है पॉलिटी। फ्रेंड्स, जैसा कि बताया था, मैं करंट अफेयर्स ये सब जो है कुछ जो सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मैराथन लेके आऊँगा। तो आज जो है आज पॉलिटी के लेके आऊँगा, और मंडे को फ्रेंड्स आपको मिलेगा आखिरी मैराथन जो होगा किस पे, करंट अफेयर्स पे, क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन आने हैं। और 10 क्वेश्चन समझिए 10 का दम जो है वो दम लगा देना है आपको, और वो बहुत अच्छे से करना है उसको, करंट अफेयर्स को। अगर उसमें आप बढ़िया कर लिए हैं, समझ आए कि बहुत अच्छा आपने तैयारी किया है और बहुत ही श्योर हो गए आप सिलेक्शन को लेकर। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड का शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये जंग का ऐलान तो हो गया है, बस अब आखिरी दाव खेलना है। ऐसा धोई पछाड़ मारना है कि इस बार जो पेट जो है अपना चित्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेंड। आज की पहली क्लास और बहुत धांसू और दमदार होगी, और उसके पहले पर कुछ शेयर हो जाए, जिससे आप शेयर क्या उस शेयर में आप शेयर करिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सत्य है। फ्रेंड, जिसने संघर्ष अपनी ज़िंदगी में देखा है, सच कहूँ तो वही, आपको पता भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे कि वही अपने संसार बदला है और बहुत कुछ ऐसा किया है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिसने बहुत कुछ झेला है, बहुत रातों को जगी है, उसने ही आज ऐसा है कि पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन का, आइंस्टीन का। वो तो पुराने हो गए, मार्क जकरबर्ग देख लीजिए, ये लोग कैसे हैं। एलन मस्क को देखिए, जो सबसे उभरते हैं, इस समय हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं। बिल गेट्स हो गए, बस आप इनका नाम आप उनको अभी देख रहे हैं कैसे क्या है, वो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बिलियनियर मिलेनियर आप देख रहे होंगे। पर उन्होंने क्या क्या किया है अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बहुत कम ही लोग जानते हैं फ्रेंड। तो जो जानते हैं वो समझते हैं कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है ज़िंदगी में। संघर्ष आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई करें उसके लिए, चाहे बिजनेस करें उसके लिए, फिर कुछ भी लाइफ में कुछ भी आप करना चाहते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा भी, जो बर्निंग एग्जाम्पल इन सब के, जो आज देश की शान है हमारे, उन्होंने बहुत ऐसे संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पसीना बहा है दिन रात एक करके, तब आज वो चमक रहे हैं और गोल्ड लेके आए हैं। और जो गोल्ड का जो चमक है उनके चेहरे पर अलग सा निखार ला रहा है, पूरा भारत को चमका रहा है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लव सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, क्योंकि ये आखिरी क्लास होगी पॉलिटी की। इसके बाद सिर्फ एक आएगा क्लास पीटी के पर्पज से, वो क्या होगा आपका करंट अफेयर्स का, जो मंडे को लाऊंगा, जिसमें आपको कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें यूपी भी मैं कवर कर दूँगा, क्योंकि यूपी का अभी तक मैंने शायद नहीं पढ़ाया कुछ भी क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर्स में, उसको भी कवर कर दूँगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो यूपी के एग्जाम में तो यूपी के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो उसको भी मैं कवर करा दूँगा। वो कब होगा? मंडे को एक आखिरी क्लास, उसका 24 को एग्ज़ाम होगा। तो उसके पहले मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की, जो भाई बहन का एक अटूट रिश्ता होता है, उसके तरफ मतलब उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। जो कहा गया कि भारतीय संविधान जो संविधान है अपना, वो क्या है, भावना में एकात्मक है। तो क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि अब रीजन देना है हमको। ऑप्शन है आपका, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है, क्या इस वजह से कहा गया है? राज्य के कुछ विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है, क्या इस बात की वजह से कहा गया है? अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, क्या इसकी वजह से कहा गया है? फिर तीनों जो है कारण सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फ्रेंड, बताया कि आपको इसमें बताया गया आपका जो सिलेबस में है कि संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ही ये सब बात आती हैं आपकी। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन किस वजह से कहा गया कि भावना में एकात्मक और संरचना में क्या आता है, संघात्मक होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो इसके रीज़न है भावना में एकात्मक कहने के पीछे। क्योंकि
संसद को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार है। संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ही, लोकसभा और राज्यसभा के पास ही, ना कि विधानसभा या विधान परिषद के पास। तो सिर्फ जो संशोधन कर सकता है, कौन कर सकता है, अथॉरिटी किसके पास है, तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के, ये दोनों मिलकर ही कोई भी संशोधन कर सकते हैं। और बाकी देखते हैं दूसरा ऑप्शन, राज्य के कुछ विषयों पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो राज्य के विषय होते हैं, इस पर राज्य कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें पूरा देश का जो क्या बोलते हैं भला निहित होता है, मतलब पूरा देश जो है, इसमें अगर इससे कोई ऐसा टॉपिक है जिससे पूरा देश प्रभावित हो सकता है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। और राज्य चाहे तो बना ही सकती है, पर अगर राज्य ना भी चाहे, अब पर इसमें देश का जो हित निहित होता है, तो उसे अब संसद जो है इस पर कानून बना सकती है। और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्ड भी कहा गया, क्योंकि जो IAS और IPS होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होते हैं, जो स्टेट में रहते हैं और उनको पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी कार्डों से हम क्या कर सकते हैं कि जो संविधान है वो भावना में एकात्मक है। बाकी देखा जाए तो संघ और राज्य, मतलब एक संघ है अपना राज्य है, तो संघात्मक कब होता है, ऐसे स्ट्रक्चर में, पर भावना में मतलब देखा जाए एक ओवरऑल कि मतलब मेन बात क्या है, तो भावना जो है उसकी एकात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है, देखते हैं ऑप्शन, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों को, या फिर धार्मिक, भाषाई और जाति अल्पसंख्यक, मतलब कि जो माइनॉरिटी होते हैं रिलीजियस पे बेस्ड पे, भाषाई यानी कि लैंग्वेज पे, या फिर रिलीजियस और धार्मिक दोनों पे, सर रिलीजियस और लैंग्वेज, या फिर तीन यहाँ पे ऐड कर दिया है एक जाति भी। तो किसको मान्यता दिया है, तीनों को या फिर दोनों को या फिर अकेले अकेले। फ्रेंड्स ये वीडियो देख लीजिएगा एकदम लास्ट तक, इसको ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि जो 50 क्वेश्चन है, ये 500 क्वेश्चन के बराबर है। इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में जो बेसिक चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ अब बताने का टाइम नहीं रहा, और आप इतना मेच्योर हो गए होंगे, इतना पढ़ के तैयार हो गए होंगे, बेसिक चीज़ जानने की जरूरत भी नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। तो इसलिए बस वही बताया जाएगा आपको अब, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, थोड़ा सा लेवल जिसका अच्छा हो, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि कुछ छोटे छोटे आर्टिकल है, सब आपको पता होंगे, अभी तक आप तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता कौन देता है, तो अपना संविधान मान्यता देता है, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है और धर्म के आधार पर। आई होप फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए देखते हैं अगला हमारा खजाने वाला कौन सा क्वेश्चन है। संविधान की कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है, मतलब कि कौन सी एक बात है जो भारतीय संघ में, मतलब भारत के संविधान में भी है, और अमेरिकन जो है वहाँ पे भी पाया जाता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, या फिर संविधान की व्याख्या करने के लिए उच्चतम न्यायालय। कौन सा ऐसी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स एकदम जान लगा देना है, क्योंकि पता है कि जंग होना शुरू हो गया है, बस आपको 2 दिन की देरी है, एकदम आगाज हो गया है जंग का। बस अपने आप हथियार एकदम तैयार करके रखिए, उसको धार लगा के, और धार लगाए कैसे, ये सब तैयार करके। आप अगर आप तैयार हैं हर चीज़ से, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एकदम मतलब फिंगर टिप्स पे याद है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो हथियार एकदम धारेदार हो गया। बस अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है आपकी, बस युद्ध में जाना है और लड़ना है और विजय करके आना है अपना। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि संविधान की जो व्याख्या है कौन करता है, उच्चतम न्यायालय। ये दोनों में ही कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, न्यायालय, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति। फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही समझ लें कि बेसिक क्वेश्चन भी मैंने कुछ डाल दिए एक आधे जैसे, ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन देख देख के थोड़ा सा डर कम हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा उसमें नहीं होता है कि लड्डू भी दे दिया जाता है, ऐसे कठिन क्वेश्चन करके एक बार बस जोड़ने वाला दे दिया, लो जोड़ लो इसको, खुश हो जाओ। तो इस तरह के अगर ये भी नहीं पता है तो आपका पनिशमेंट ये है कि आप रूम के कोने में जाकर 5 मिनट मुर्गा बने, और पता नहीं है तब बहुत महापापी हैं आप, अगर छोटा सा क्वेश्चन नहीं पता है आपको तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है, यहाँ पे संविधान होता है, क्योंकि संविधान को देख के ही सब कुछ बनाया जाता है। राष्ट्रपति का पद भी है संविधान के अंदर ही है, न्यायालय भी है, और संसद भी, सब किसके अंदर आते हैं, संविधान के अंदर। और अल्टीमेट पावर किसके पास है, जनता के पास, मतलब जनता से ही पावर निकलती है सब, मतलब जनरेट कौन करता है, तो जनता। सब संविधान किसको देख के बनाया गया है, तो जनता के हितों को देख के बनाया गया है कि कैसे जनता खुश रखे, कौन कौन सी ज़रूरतें उनको पूरी की जाए, और अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसा कहने के कारण क्या है, मतलब क्या इसका मतलब हुआ।
सभी नागरिक कानून के लिए बराबर है, सभी नागरिकों के लिए जो कानून है बराबर, क्या इस वजह से कहा गया है। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, क्या इस वजह से कहा गया है। मतलब यहाँ पे उसका मतलब कि भारत का या फिर राज्य का, मतलब राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, क्या ये इस वजह से कहा गया है। या फिर सबको भाषण देने की स्वतंत्रता है या फिर अधिकार है। तो किस वजह से कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष, और इसका मतलब क्या धर्मनिरपेक्ष का। जैसे पता है आर्टिकल जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 742 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, 3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। और राज्य के लिए, राज्य मतलब फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पे जो राज्य लिखता है ऐसा नहीं कि बस ये राज्य मतलब कि यूपी एमपी ये सब राज्य, इसको नहीं। राज्य में बहुत बड़ा मतलब कि राज्य एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इसमें, जैसे कोई भी निकाय या गवर्नमेंट निकाय हो गई, या फिर कोई स्टेट है वो भी आ गया, कोई भी जैसे प्राधिकरण होते हैं जैसे आपका एनजीटी, ये सब जो होते हैं, या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, सब राज्य के अंतर्गत ही आती है। राज्य मतलब कि सिर्फ आपको राज्य नहीं समझना है कि यूपी एमपी दिल्ली ये सब नहीं मानना है आपको। दिल्ली तो हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स का सही आंसर है मतलब कि भारत या फिर राज्य का कोई उसका अपना धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होने का मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और इस सभी धर्म को समान भाव से देखेगा। यानी कि हिंदू के लिए जो उसकी विचारधाराएं हैं वही मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए होनी चाहिए। इनका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है, क्या ये बार गलत है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या ये गलत है। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति होता है निलंबित कर सकता है इसे। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार न्यायालय के पास है। बताना फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत है। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक करें, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं इसे, तो तुरंत इसे लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, जो हर इस एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ पीटी के लिए स्पेशली बनाया गया है, पर पॉलिटी तो हर एग्जाम में आती है। पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज होता है और आसान भी होता है। कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत आसान सब्जेक्ट है पॉलिटी। अगर आप पढ़ ले रहे हैं इसको अच्छे से तो काफ़ी कुछ इसी में से मिल जाता है। कुछ बाहर ही नहीं ऐसा रहता है कि जो आपको बाहर से पढ़ना पड़े। और छोटा सिलेबस है इसका, बहुत बड़ा भी नहीं, वास्ट नहीं है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो पीटी का एग्ज़ाम खासकर जो देने वाले हैं अभी। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया तो जल्दी देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत है। भाग 3 जो है इसमें बताया गया बिल्कुल सही है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार बताया गया, जो कि भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। नागरिकता कहाँ से 5 से 11 तक है, इसमें नागरिकता बताया गया 5 से 11 तक। फिर 12 से लेकर 35 तक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार देखिए तो बताया गया है भाग 3 और 12 से 35। तो मौलिक अधिकार बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल प्रूफ हो गया कि सही है ये। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मतलब होता है कि लागू कराया जा सकता है, जिसे इन्फोर्सेबल जिसे बोलते हैं, मतलब लागू कराया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है आपका वायलेशन हो रहा है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। एक ऐसा मैटर है ये फंडामेंटल राइट कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को आप जाके बता सकते हैं अपनी जो समस्याएं हैं, क्या मतलब क्या आपकी समस्या है और कौन कौन सी आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, आपको फंडामेंटल राइट का किस वायलेशन हो रहा है। तो आप इसमें क्या होता है प्रवर्तनीय मतलब आपको लागू करवाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पास तुरंत जाएंगे और अपने जो उसके जो अधिकारी होते हैं या फिर जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपके फंडामेंटल राइट को फिर से लागू करवाएगा कि नहीं इनके साथ ऐसा हो रहा है तो इसको नहीं होना चाहिए। तो यानी कि प्रवर्तनीय लागू कराया सकता है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें यहीं पे हम लोग डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी आपका इन्फोर्सेबल नहीं यानी कि प्रवर्तनीय नहीं अपरिवर्तनीय है, तो उसे लागू नहीं, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ये जो डीपीएसपी इसका फुल फॉर्म ही है कि डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी जो होता है आपका नीति निषेध तत्व, ये एक तरह का क्या है निर्देश है, राज्य को दिया गया है। निर्देश मतलब कि अगर आप सक्षम हैं, आप इस लायक बन पाएँ तो आप इस ऐसा काम करिए अपने राज्य में कि ताकि लोगों का जो है जनता का भला हो और उनको हर तरीके से मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से उनका उत्थान हो। तो कब कहा गया है जब राज्य अपना सक्षम हो। इसी वजह से इसी को देखते हुए इतनी सारी योजनाएं आती है स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे बालिका, जैसे हरियाणा में काफ़ी इस तरह के चलते हैं लड़कियों को लेके, तो ये सब किसको देख के होता है तो डीपीएसपी के, जिसमें डायरेक्टिव है एक तरह का, सजेस्ट किया गया आपको।
तो ये जो है लागू नहीं, ज़बरदस्ती नहीं लागू करवा सकते। जैसे आप नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे समान न्याय नहीं मिल रहा है, वैदिक सहायता नहीं मिल रही, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बस ये जो है ये राज्य जो है, राज्य के पास इतना होता है कि अगर वो कर पाए तो जरूर करेगा आपके लिए, अगर नहीं कर पाए तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या, किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते आप। और यहीं पे अगर फंडामेंटल राइट होता है तो आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित करता था। जी हाँ फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो होते हैं इसे राष्ट्रपति सस्पेंड करता सकता है कुछ समय के लिए। जैसे आपका इमरजेंसी लग गई, तब इमरजेंसी लग गई तो आपको 20 और 21 को छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के जितने भी आपको फंडामेंटल राइट होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं। अब ये नहीं कि इमरजेंसी लगा आप कहते नहीं स्वतंत्रता का अधिकार मैं घूमूंगा पूरा देश, या फिर कुछ भी भाषण दूंगा, कुछ भी बोलूँगा मैं, तो ये उस समय आपका जो होता है सस्पेंड कर दिया जाता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति जो है इसे सस्पेंड कर सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो यानी देख लीजिए 3 सही है, तो लास्ट वाला ऑब्वियसली वो गलत ही होगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। न्यायालय के पास जो अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार पे नहीं लगा सकता है न्यायालय। ठीक है फ्रेंड, तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, यानी कि यही वाला गलत था और इसको टिक करना है एग्जाम में, तो यही टिक करना है हमको। बाकी सब उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट को बताया गया, ये 12 से लेकर 35 तक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा, कौन सा कथन गलत है फिर बताना है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी देता है, क्या ये वाला गलत है। हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, क्या ये गलत है। अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका और विधायिका को दोनों को संरक्षण प्रदान करती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो हो गया है, ये संरक्षण प्रदान नहीं करती है, बल्कि अनुच्छेद 51 बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या हुआ, पृथककरण। तो क्या ये वाला होगा गलत। या फिर संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम करने के लिए क्या होगा, मना किया गया, तो क्या ये वाला गलत है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो चलिए देखते हैं, जो मौलिक अधिकार है बिल्कुल राज्य के विरुद्ध दिया जाता है। राज्य के विरुद्ध एक गारंटी, मतलब कि राज्य जो है कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इनका फंडामेंटल राइट का है वायलेशन। मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता है राज्य, कोई भी ऐसा नियम कानून बना सकता है जिससे आपका फंडामेंटल राइट जो है उसको कम किया जा सके। और अगर ऐसा बन गया है तो उसको वहीं तक मतलब उस नियम को कम किया जाएगा जब तक कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन से मतलब उसको रोक रहा है। अब बाकी हड़ताल पर जो इसमें गलत था फ्रेंड्स, ये हड़ताल नाम का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है अपने फंडामेंटल राइट के लिए, कि हड़ताल पे जाने का अधिकार नहीं होता, बल्कि आप धरना दे सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार है आपका, पर हड़ताल पे जाने का अधिकार नहीं है। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा गलत, ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो गया। बाकी बताई दिया राज्य को दिया जाता है। और 51 बताया गया, 51 क्या है आपका DPSP है। इसमें बताया गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या बोलते हैं अलग होना, सेपरेशन। अब 14 वर्ष से कम बताया गया है, बिल्कुल आर्टिकल 24 है आपका, इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको ऐसा कोई कार्य नहीं करा जाए जिसमें उनके जान का रिस्क हो। तो ये आपका 24 बताता है आर्टिकल 24। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन बी। अब आके फ्रेंड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, स्टार्टिंग वाला जो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 की अगर बात करें, इसमें बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, मतलब कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, यानी कि कानून जो होगा सबके लिए बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, कानून जो है सबके लिए बराबर होगा और सबको समान संरक्षण देगा। मतलब कि अगर उसको लिए वो नियम लग रहा है तो उसके लिए भी लगेगा, अगर उसके लिए नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी नहीं लगेगा, इस तरह का है। और इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जिसपे कानून सबके लिए बराबर नहीं। जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए कुछ और नियम लगेगा, और कोई मैच्योर आदमी है वही अपराध कर रहा है, जैसे कोई बच्चा जो है किसी को ढकेल गिरा दिया, उसमें डेथ हो जाती है, तब उसके लिए वही कानून है कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाए या फिर आजीवन कारावास कर दिया जाए, ऐसा नहीं। और जबकि वही एक मैच्योर आदमी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो उसको मेंटल स्टेटस देखा जाता है कि किसका कौन सा कंडीशन है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा उसमें भेदभाव किया जाता है। तो 14 में बताया गया है हालांकि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो फ्रेंड एक बार पूछा गया, कई बार पूछा भी गया था जल्दी ही किसी एग्जाम में, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है मतलब विधि की समक्ष समानता जो है किस देश से लिया गया है। तो ये जो है विधि की समक्ष समानता जो है इंग्लैंड से लिया गया है। और संरक्षण की बात करें विधि के समान संरक्षण, तो ये अमेरिका से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया आपको। बाकी तो 14 हो गया। 15 में बताया गया फ्रेंड
देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, बर्थ प्लेस और रिलीजन, मतलब कि धर्म, जाति और उनके जन्म के स्थान आदि पे उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका भी हर चीज़ का एक्सेप्शन है इसमें, मतलब 15 में कहा गया, फिर उसके 15 ABCD पढ़ेंगे, उसी में सब क्लॉज जो दिया है उसमें बताया गया नहीं इस बेस पे आप कर सकते हैं। फिर अगर बात करें 16 की, तो 16 में बताया गया फ्रेंड कि 16 आर्टिकल जो 16 है इसमें बताया गया है कि राज्य से कोई भी पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर होती है उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो सबके लिए बराबर होगी, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब अवसर की समानता है। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया कि अवसर की समानता, मतलब कि अगर कोई भी आ रहा है ऐसा, जैसे अभी वैकेंसी आई है, पीटी की वैकेंसी निकली है या फिर कोई रेलवे की वैकेंसी निकली है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया सके, नहीं कि SC वाला है या फिर ST वाला है, या फिर अगर धर्म के बेसिस पे कहें तो हिंदू है, मुस्लिम है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, मतलब जो भी चाहे इसको भरना सब भर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 16 में बताया गया कि जो भी अवसर होगी उसमें समानता हो सबके लिए। अब बात करें 17 और 18 की, तो फ्रेंड 17 में बताया गया आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो होती थी पहले बहुत, हालांकि प्रचलन में था ये सब, अभी ख़त्म ही हो गया या फिर कुछ हो सकता है रिमोट एरिया जो है, मतलब जो डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, वहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा पाया जाता है कि छुआछूत की बात अभी भी चलती है। हालांकि इसको संसद ने ऐसा एक अधिकार है कि संसद डायरेक्ट इस पर कानून बना दिया है, और अगर कोई इससे करता है तो जुर्माने भरेगा। और 18 जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल 18 की बात करें इसमें, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है आपका, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि जो उपाधियों का है उसे उपाधियों का अंत बताया गया। पर इसमें भी 2 कंडीशन है कि अगर आपको एजुकेशन फील्ड से मिल रहा है कोई टाइटल या फिर सेना के द्वारा कोई मिल रहा है तो आप उस टाइटल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप PhD कर लिए तो PhD पता है फ्रेंड, PhD करने के बाद डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। डॉक्टर की उपाधि आपको पता ही हो कि डॉक्टर जो भी लिख सकते हैं आप, तो PhD कर रहे हैं तो जो आपका नाम लिखा जाएगा डॉक्टर लगा के लिखा जाएगा, डॉक्टर मान लीजिए कोई नाम है अमरेंद्र सिंह, हाँ डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, तो इसको डॉक्टर लगा सकते हैं। अगर आप कोई कैप्टन है, जैसे मान लो कोई ब्रिगेडियर है, कैप्टन या फिर लेफ्टिनेंट, तो वो भी अपने नाम के सामने क्या लगाएगा, जैसे अभी मूवी जो आई शेरशाह, उसमें क्या नाम था, कैप्टन विक्रम बत्रा, तो कैप्टन पहले लगा दिया गया है उसमें। पर इसके अलावा कोई भी अगर किसी फील्ड से मिल रहा है आपको उपाधि तो वो बाद में लगाए, जैसे आपके नाम के पीछे लिखा जाता है। जैसे आप कोई IAS बन गया तो आपने बोर्ड पे देखा होगा कि अगर देखे होंगे जो इनका आवास होता है या फिर जो उनका जिला पे जो उनका कार्यालय होता है उस पर नाम लिखा रहता है, फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है IAS। तो ये जो है ये उपाधियों का अंत, मतलब अपने नाम के सामने नहीं लिया। जैसे आपको भारत रत्न हो गया तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि भारत, ऐसे मान लो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। पहले लिखा जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नीचे ब्रैकेट में लिख जाएगा कि भारत रत्न प्राप्त करता है, या फिर कुछ भी लिखा जाए, लेकिन सामने नहीं लिखा जाएगा उनके। तो फ्रेंड्स इसमें क्या एक्सेप्शन था कि डॉक्टर मतलब कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई उपाधि मिली हो या फिर आपको सेना के द्वारा दिया गया उपाधि, तो इस पर आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे आर्टिकल जो है क्लियर हो गए होंगे आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समानता के अधिकार में किसको शामिल किया गया है, मतलब समानता का अधिकार होते हैं इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स जो समानता होता है इसमें जो है मेनली जो बताया गया है ये सामाजिक समानता भी बताया गया है, आर्थिक समानता भी बताया गया है और धार्मिक समानता भी बताया गया, लेकिन जो मेनली बताया गया है ये सामाजिक समानता को। तो यहाँ पे आप उपरोक्त सभी भी लगा सकते हैं, पर कहीं कहीं दिया रहता है जैसे सामाजिक समानता, तो मेन जो है यही है, पर यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन में है आपके पास, तो उपरोक्त सभी भी लगा सकते हैं हम। बाकी कहीं कहीं दिया रहेगा अलग अलग, ऐसे उपरोक्त सभी ना रहे तो आप सामाजिक समानता को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बताया गया है। हालांकि थोड़ा सा सबका जिक्र है इसमें क्योंकि DPSP पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, और ऑप्शन भी इस हिसाब से यहाँ पे सेट है कि आप उपरोक्त सभी कर सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि पर्सनल लिबर्टी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध। फ्रेंड जान लगा देना है या फिर जाने देना, इस बार अगर कर रहे हैं आप तैयारी PET की और इसके बाद सिलेक्शन आपको लेना है तो बस जान लगा दीजिए आप, और टाइम तो बिल्कुल नहीं, अब तो सिर्फ 2 दिन बचा है, कल रक्षाबंधन ही है आपका, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में आप वैसे काफ़ी बिजी रहेंगे, थोड़ा इधर उधर खाने पीने में घूमने में, कहीं जैसे दीदी कहीं किसी के दूर रह रही है, किसी बहन कहीं रह रही है, या फिर अभी आप ही कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आने जाने में काफ़ी आपका टाइम जाएगा। और उसके बाद मतलब उस समय को छोड़ के वो पर्व जो है उसको मनाने के बाद आप खुद से मतलब प्रॉमिस करिए कि पढ़ते रहेंगे और
जो है जितना भी चीज़ें हैं रिवाइज करेंगे उसको, और बस अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में। अब कॉन्फिडेंस के लिए जाना है फ्रेंड, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है पीईटी का। पीईटी इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं कि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम और प्रिलिमिनरी है। तो बस आप इतना पढ़ लिए हैं तो सफिशियंट है आपके लिए। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लिए और अपने आप से थोड़ा भी एफर्ट लगा दिए होंगे फ्रेंड्स, एकदम समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं एग्ज़ाम में और आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बाकी जो टाइम मिल रहा है इसमें, इसको ऐसा हवा में नहीं उड़ा देना कि चलो टाइम है अब तो ख़त्म ही होगा, एग्ज़ाम डायरेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड। एक बार देख लीजिएगा ऐसे सिलेबस, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस में है जो उन सबको एक बार क्विक रिविज़न कर लिए उन चीज़ों का। चलिए देखते सही आंसर क्या है इसका। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी मतलब कोई इंसान है या फिर कोई आदमी है, उसको ऐसा लगता है कि उसको मतलब गैर कानूनी तरीके से बंदी बना दिया गया है, तो अपनी जो बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा अपने वकील के माध्यम से। और उसका जो सुप्रीम कोर्ट को जब आदेश पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि उसको प्रत्यक्ष किया जाए हमारे सामने, उसको मतलब कोर्ट में लाया जाए और अपनी बातें रखेगा। अगर निर्दोष पाया जा रहा है तो तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर अगर दोषी है उसके बाद भी तो उसको फिर अपने हिसाब से जो कानून होगा उस हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। तो क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि जो बंदी उसको प्रत्यक्ष लाइए, सामने लाइए। अब बात करें परमादेश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स मैंडमस। फ्रेंड्स ये सब किस में आता है, तो बताया था मैंने आर्टिकल 32 में सब। हालांकि फ्रेंड मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इसमें से, कुछ चीज़ें आपको काफ़ी नए भी मिलेंगे और कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है, क्योंकि वही सब है सिलेबस में, तो आपको इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाना पड़ेगा इसमें। आर्टिकल जो 32 है इसमें बताएगा संवैधानिक उपचार, जो संवैधानिक उपचार होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसी में सब आता है। 5 रिट आते हैं इसमें, जिसमें 4 तो लिखा है, एक और जो है को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, वो 5वां जो है आपका मतलब ऑप्शन अगर ई कर दिया जाए यहाँ पे तो होता है को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। तो फ्रेंड चलिए एक एक को एक्सप्लेन कर, मैं पहले तो एक्सप्लेन कर ही दिया, अब देखिए दूसरे की बारी। परमादेश मतलब क्या होता है तो फ्रेंड परमादेश जो होता है मतलब कहता है हम आदेश देते हैं, मतलब कि मैंडमस, हम आदेश देते हैं। तो आदेश कौन देगा, अगर कोई व्यक्ति जो है सरकारी पद पे है या फिर कोई ऐसे पोस्ट पे है जो काफ़ी जिम्मेदारी वाला है, अगर अपने कार्य को सही से पूरा नहीं कर रहा है, मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन जिसे कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो जो उसके सुपीरियर होते हैं, जो उसके बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर उससे बड़े होते हैं, वो आदेश देते हैं कि नहीं अपना काम जो है सही तरीके से करो, अन्यथा उसके खिलाफ क्या होगी, दंड की कार्रवाई होगी, या फिर जो भी उनकी तरफ से मिलेगा चेतावनी उसे किया जाता है। तो होता है परमादेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं, मैंडमस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। नाम में लगा परम और आदेश, मतलब सबसे बड़ा आदेश है कि अपने काम को जो अपना पूरा करो। जैसे आपके गांव क्षेत्र या फिर कहीं भी शहर में जहाँ भी रह रहे हो, कोई ऐसा अधिकारी दिख रहा है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा तामझाम होता है, लोग इसलिए अवॉइड करते हैं सब चीज़ें। अब कोर्ट कचहरी लोग नॉर्मली क्या प्रीफर नहीं करते, दौड़ना भागना। हम लोग जैसे स्टूडेंट है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टूडेंट लाइफ में तो ये सब करना वैसे भी थोड़ा सा सही नहीं रहता, क्योंकि अगर ये सब पढ़ के चक्करों में तो फिर पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाना पड़ता है। तो इसमें क्या हो गया, आर्टिकल जो है 32 में जो है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश देते हैं, तीसरा देखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध फ्रेंड्स, ये दो जो हैं सब एक कौन देता है, ये न्यायालय देता है। तो कई बार पूछा गया फ्रेंड कि जितने भी अधिकार होते हैं सब रिट जो होते हैं, इसमें कौन कौन सा न्यायालय दे सकता है, तो इसमें उत्प्रेषण यानी कि सर्च्योररी और प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, ये जो होता है न्यायालय द्वारा दिया जाता है। देखिए उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण मतलब फ्रेंड कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो उसके नीचे यानी कि उच्च हाई कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है, अपने नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जो बाहर है तो इसे ऊपर भेज दो, यानी कि हम लोग के पास ट्रांसफ़र करो। मतलब कुछ ऐसे मैटर आ जाते होंगे जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम अपने इस कार्रवाई रोक दो और इसे क्या करो, हमारे पास भेजो। इसी तरह सेम टू सेम प्रतिषेध भी है। इसमें भी जो उच्च न्यायालय होता है और सर्वोच्च न्यायालय अपने लोअर जो न्यायालय होते हैं अपने से नीचे वाले, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसे तुम मत करो, ये इसको हम लोग देखेंगे, मतलब अपने हिसाब से करेंगे हम लोग काम, तुम इससे इंटरफेयर मत करो। तो ये जो होता है जो आपका उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये कोर्ट से रिलेटेड है। अब बाकी एक होता है बताया फ्रेंड्स ऑप्शन ई, क्या बताया था, अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो। इसमें बताया गया है जैसे कोई इंसान है, कोई भी है, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जो किसी पोस्ट पे अगर खड़ा है, मतलब कोई पोस्ट पे है, उसको नौकरी मिल चुकी है कोई, तो ऊपर वाले जो होते हैं अधिकारी या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी उच्च अधिकारी जो होते हैं, उसे पूछ सकते हैं तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है, किस अधिकार से तुम, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार पूछा जा रहा है किस पोस्ट, मतलब तुमने क्या किया है कि जो इस पोस्ट पे हो। जैसे आप पीटी क्वालिफाई कर लिए, नौकरी मिल गई, तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि तुमको किस बेस पे तुम यहाँ पे हो, तो बताएंगे कि सर मैंने पीटी क्वालिफाई किया, फिर इसके बाद मेंस हुआ उसमें क्वालिफाई किया,
बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो क्वालिफाई किया, मतलब उसमें भी मेरा सब सही निकला, तब जाने उसके बाद जो है उस सब करने के बाद मैं यहाँ पे हूँ। तो आपका अधिकार परीक्षा होता है, मतलब कोई पूछ सकता है कि कोई आपका किस अधिकार से आप यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि 1-2 बार नहीं मतलब हज़ारों बार, अब कोई भी एग्जाम देंगे छोटे से बड़े हर जगह इस तरह क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। इसीलिए आर्टिकल 32 को बताया गया कि संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए कि जितने भी मौलिक अधिकार गिनाए जाते हैं ये सब 19, 20, 17, 18, 15, 16, 14 सब बेकार हैं अगर आपके पास आर्टिकल 32 नहीं है तो। फ्रेंड्स अगर बात करें इससे सुप्रीम कोर्ट के मामले में आर्टिकल 32 होता है, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 होता है, आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 होता है। इसके तहत आप क्या कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है तो आप यहाँ पे चले जाए तो 32 की तरह सुप्रीम कोर्ट में जाइए या फिर 226 की तरह हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस इसी समझ सकते हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब कि जैसे आपका यहाँ पे मतलब ज़मीन पे आपका कुछ हो रहा है लेकिन आप डायरेक्ट पहुँच गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि समझ लीजिए कि आकाश मान लीजिए। अब बाकी अगर कोई और बात होती है जैसे आपको फंडामेंटल राइट की बात हटा दिया जाए, कोई और मैटर होता है तो आपको प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट होते हैं, 4-5 ऐसे कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करते हुए फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है आपके तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि दोनों जो है ये बताया गया, जितने भी बात इसमें एक्सप्लेन किया गया है ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए पहले स्लाइड क्लियर कर लेता हूँ मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी है, ये किस तरह का अधिकार, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा जो अमेंडमेंट हुआ था 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत जो है आपका जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया था। एक पहले किस में था, मौलिक अधिकार में था, मतलब पहले जो है आपके मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, बस संशोधन करने के बाद इसे कितने हो गया, 6 हो गया है। इसी को हटा दिया गया। अब बताना है कि कौन सा अधिकार अब बना दिया गया इसे। अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया इसे। पहले क्या था, पहले था मौलिक अधिकार, अब हो गया ये वैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 से संबंधित हैं। जो 17 18 बताया फ्रेंड, 2-3 स्लाइड पहले बताया था आपको कि 17 और 18 में क्या बताया गया है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, न्यायिक समानता या फिर इनमें से सभी। तो 17-18 में क्या बताया गया फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो बता चलिए बता ही देता हूँ एक बार और आपको। 17 है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत, और 18 क्या बताता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सुनने के बाद, मतलब कि आर्टिकल एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आएगा किस बात की ये बताता है कि कौन सी समानता होनी चाहिए। फ्रेंड्स छुआछूत ना होता है, इससे क्या होगा, समाज में समानता आएगा, तो मतलब कि इसमें सामाजिक समानता को बताया गया है। सामाजिक समानता 17 और 18 में बताया गया है। तो फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। किसी सामान्य अपराध के लिए, मतलब किसी सामान्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए व्यक्ति के पास कौन सा अधिकार होता है। मतलब कोई नॉर्मल आप चोरी छोटा बहुत चोरी कर दिया, फिर किसी को एक थप्पड़ मार दिए और जाकर केस कर दिया, ऐसा बहुत होता है। हालांकि हो सकता है आपके यहाँ ना हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसा देखा कि थोड़ा बहुत बात ऐसे हुई, कहा सुनी हो गई, कुछ हाथापाई हो गई, बस सामने वाले जाके कह दिया पुलिस स्टेशन में। उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं अगर गिरफ्तार कर लिया पुलिस आके उसे, तो गिरफ्तारी काट जाने का अधिकार है, अपने पसंद का वकील लेने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है, या फिर सभी, मतलब ये सारे अधिकार उसके पास। पेट था में बाल बिगड़ गए, मैं थोड़ा सही कर लूँ। पता चला गाँव में किसी की बकरी किसी खेत में चली गई तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करके चले गए पुलिस स्टेशन में। देखा है मैंने, इसे काफ़ी होता है इस तरह का केस, छोटे मोटे फनी जो होते हैं काफ़ी सुनने में लगते हैं। फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो सामान्य अपराध होता है जिसमें बहुत ऐसा कैजुअलिटी नहीं होती है, किसी को जान से मतलब जान का कोई जोखिम नहीं हुआ होता है, उसमें क्या होता है, आपको गिरफ्तारी के कारण जाने, मतलब कोई जाके कह दिया, और जैसे हम किसी 2 लोग में झगड़ा हो गया, आपको लगा कि नहीं अब बस चलिए मैटर्स ख़त्म हो गया, पर वो गुस्सा में, अभी वो सामने वाला गुस्से में है और जाके पुलिस स्टेशन में कह दिया, आपको पता भी नहीं कि पुलिस स्टेशन हो गया है। तो पुलिस जब गिरफ्तार करने आ गया तो आप पूछेंगे क्या बात है भाई, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब कोई गलती जो हुई बताइए तो सही। ये क्या होगा, गिरफ्तारी जाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है।
अब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या करेगा भाई, अब उसको छोड़ने के लिए कुछ तो अपना करेगा ही, कुछ अपना इंतजाम करेगा। तो वकील जो है लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट का ऐसा नहीं कि आपको लेके जा 3 दिन तक जेल में ही बंद रखें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा राइट नहीं है पुलिस वालों के पास। तो क्या करेगा 24 घंटे के अंदर, मतलब आने जाने के समय को छोड़ के, मतलब जैसे मान लो कहीं मजिस्ट्रेट वाला जो ऑफिस है काफ़ी दूर है, तो उसको छोड़ के मतलब 5 घंटे लग गए उसमें, तो 5 घंटा ये छोड़ के आपको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। फ्रेंड इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों राइट होते हैं, जो एक सामान्य तरीके से गिरफ्तार किया गया होता है। अब बाकी जो होते हैं कुछ ऐसे जैसे टेररिज्म वाले कुछ एक्टिविटी दिख गई, एंटी नेशनल वाले कुछ दिख गए, तो उनके लिए सब अधिकार नहीं होता है, उनमें काफ़ी कुछ वेरिएशन होता है, तो वो सब अलग होता है। फ्रेंड जैसे कौन सा कथन स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध नहीं रखता है, मतलब कौन सा जो है अधिकार संबंध नहीं है, भाषण देने का अधिकार, देश भ्रमण करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, या फिर धरना देने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंसर किया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये गलत कर देंगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पाप कर दिया फिर से आपने एक बार। तो आर्टिकल 19 जो है उसमें बताया गया सब बातें कि अब देश भ्रमण करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, धरना देने को बताया था फ्रेंड, धरना देने का अधिकार, हड़ताल का नहीं। अब बाकी भाषण देने का भी अधिकार है। अब भाषण कैसा भाषण, ऐसा नहीं कि लगे किसी की बुराई कर सकते हैं, पर अब संविधान के खिलाफ ना बोलें, देश के कुछ ऐसा ना बोले कि जिससे क्या एक वो आया था बहुत पहले स्टेटमेंट आया था, बोलूँगा नहीं मैं उन सब चीज़ों को, देश के विभाजन की बात की गई थी उन सब चीज़ों में, तो उस तरह का नहीं बोलना, एंटी स्लोगन नहीं बोलना, एंटी नेशनल जो स्लोगन होते हैं ज़्यादातर हिंदुस्तान में रह के किसी और देश की जय जयकार लगाते हैं, ये सब आपके इसमें नहीं आता, भाषण देने का अधिकार में नहीं आता है। और संघ बनाने के जैसे आप संघ बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं ऐसे, पर ये सब क्या है, ये सब कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि आपको अल्टीमेट पावर नहीं दिया गया है कि नहीं आप कुछ भी कर सकते। जैसे देश भ्रमण करना तो पता चला कि रिसर्च सेंटर है या फिर मिलिट्री का कोई ऐसा बेस है, वहीं पे चले गए, लगे घूमने का, देश घूमने का आज़ादी है हमारे पास, तो ऐसा नहीं, आज़ादी इस तरह का आज़ादी नहीं मिला, एक सब लिमिटेड है, एक लिमिट के अंदर दिया गया कि आप घूम सकते हैं, जो घूमने लायक जगह है वहाँ पे, ऐसा नहीं जो मना किया गया कि रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पर जब जा रहे हैं आप करेंगे नहीं मेरे पास आज़ादी है। और धरना भी आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, धरना देने से पहले आपको मजिस्ट्रेट या फिर जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उनको क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं फला डेट को या इस टाइम पे मुझे धरना देना है इस बात को लेके, तो वो क्लियर करेंगे, अच्छा ठीक है परमिशन देंगे तो करना है, और नहीं देंगे तो आप अपनी बात रखेंगे, अगर उसके बाद नहीं मान रहे हैं तब तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी नॉर्मल बातें होंगी तो जरूर करने देंगे, लेकिन आपको ऐसे अराजकता फैलने का डर रहेगा पुलिस वालों को या फिर जो अधिकारी होंगे तो मना करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। बाकी संघ बना के बता दिया, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है इसमें, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार चारों के चारों स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार, मतलब जो राइट टू वोट है किस तरह का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से जो समझा रहा हूँ अपनी बातों को रख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरी भावनाएं हूँ वो आपके भावनाओं तक पहुँच रही होंगी। बस आप लगे रहिए, इसको लास्ट तक बने रहिएगा। आप ऐसा वीडियो बनाया है इस मैंने कि इसमें पूरा जो आपको सिलेबस है कवर कर दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा, ताकि आपको जो इसमें क्वेश्चन तो सिर्फ कम ही दिखेंगे, पर इसको एक्सप्लेन ऐसा कर दूँगा कि जो जितने भी चीज़ें जो छूट रहा है, छोटी छोटी चीज़ें भी उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो मत देने का अधिकार जो है फ्रेंड्स, राइट टू वोट जो है आपका संवैधानिक अधिकार भी है और ये है विधिक अधिकार भी, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दोनों नहीं है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा ई ऑप्शन होना चाहिए था कि दोनों, ये सी और डी दोनों, मतलब कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है आपका और विधिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है आपका, फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन सा है? विधिक अधिकार, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया वो क्वेश्चन। संविधान के किस हिस्से में निर्माणकर्ताओं ने मस्तिष्क और उद्देश्यों को झलक दिखता है, मतलब कि बताना चाहते इतना बड़ा भारी सा क्वेश्चन लिखा है, मतलब कि जो संविधान को निर्माण कर रहे थे, तो कौन सा हिस्सा जो है संविधान का, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें उनकी जो चाहते थे, भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे कि ऐसा हो, वो किस में देखने को मिलता है? प्रस्तावना में, नीति निषेध तत्व में, मौलिक अधिकार में, फिर मूल कर्तव्य में। तो फ्रेंड दो चीज़ में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, प्रस्तावना में और मुझे लग रहा है ऑप्शन जो बी है डीपीएसपी, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। बाकी
कन्फ्यूजन तो सब में हो सकता है वैसे, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो हो सकता है दोनों कन्फ्यूज हो, या फिर हो सकता है क्लियर हो आपको, क्या पता बहुत तेज़ हो आप। अरे बस बस एकदम मस्त करके आना एग्ज़ाम, एकदम समझ लीजिए कि आर पार की लड़ाई होने वाली है इस बार। इस बार चूक गए तो भाई फिर मौका बहुत देर से मिलने वाला है। पता चला कि आप एज ही निकल गया। बहुत लोग ऐसे जो अटेम्प्ट उनका आखिरी होगा, तो आखिरी दाव, मिल्खा मूवी देखे होंगे ना, बताता है कि कहीं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रेस ना बन जाए। तो क्या मिल्खा बोलता है, हालांकि हमारे बीच में अब नहीं रहे, वो बोलते हैं क्या कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो बस वैसे ही दौड़ना है। अगर आखिरी अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट भी ऐसा करना है कि सारे अटेम्प्ट वाले याद रखें, जितने भी अटेम्प्ट दे रहे हैं अपने सब याद रखें, ऐसा अटेम्प्ट आपको देना है इस बार। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डीपीएसपी में जो बताया गया कि ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, लोगों के प्रति ऐसे ईमानदार होना चाहिए, ऐसा ऐसा जितनी भी बातें अच्छी अच्छी कही गई हैं, ये सब किसमें दिखता है, डीपीएसपी में। बाकी मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य तो बाद में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसने रिकमेंड किया था, उनके रिकमेंडेशन पे ही किया जोड़ा गया था ये सब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। किसमें है आपका 51A में, आर्टिकल 51A जो है उसमें बताया गया है। मौलिक कर्तव्य बताया दिया था फ्रेंड्स, सॉरी मौलिक अधिकार बताया था 12 से 35 तक है फ्रेंड्स। इसमें दो जो इंपॉर्टेंट छूट रहे हैं आपके, 20 आर्टिकल 20 जो है और आर्टिकल 21। ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो है इसको एक बार बताना चाहूँगा। तो ये दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो इसके लिए 3 कंडीशन बनता है फ्रेंड्स। इसमें जो आर्टिकल 20 है इसमें 3 कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन क्या, चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया कि कोई अगर आप अपराध किए हैं तो सिर्फ अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाएगी। जिससे आपने आज चोरी कर दिया, चलिए मान चोरी कर दिया, फिर किसी गला थोड़ा बैठ रहा है फ्रेंड्स मेरा बोलते बोलते। तो इसमें बताया गया कि अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं तो उस अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाए। ऐसे नहीं कि एक ही अपराध के लिए आपको कई बार सज़ा दी जाए। कोई वो वाला स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाले तो वो उठा के लेके चला गया, पता चला कि दूसरे थाने वाला है वो भी उठा के लेके चला गया, या फिर बार बार एक ही स्टेशन से आ रहे हैं कि नहीं तुम अपराध किए थे, बहुत ही जघन्य अपराध था, चलो तुमको 5 भेजूंगा जेल में। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड। तो ये बताया गया कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस समय का जो कानून होगा उसके हिसाब से आपको दंड दिए जाएगी। जैसे अगर आप अपराध किए हैं इस समय, से मान लीजिए पैसा चुराने से अपराध है, 5 साल की सज़ा है उसमें, तो ऐसा नहीं कि अगर 10 साल बाद आप चुरा रहे हैं पैसा, उस समय कानून जो है आपको 2 साल की सज़ा देता है। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं बोलेगा कि नहीं 5 साल पहले उसमें 5 साल की सज़ा थी तो चलो 5 साल तुमको सज़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। तो जिस समय जो आप अपराध कर रहे हैं उस हिसाब से उसका सज़ा भी मिलना चाहिए। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आप कोई दंड ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें दंड का प्रावधान वाला 2 साल है, और अगर 5 साल बाद उसमें 1 साल का हो जाता है दंड का प्रावधान, तो अगर 1 साल बाद वही अपराध कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जाए कि नहीं अब तुम 2 साल पहले जो इसमें दंड था वो 2 साल का था तो 2 साल मिलेगा, नहीं। उस समय जो नियम है, अगर उसका अपराध किए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा। और तीसरा बताया गया कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे ऑप्शन है कि मैं खुद के खिलाफ बोलूँ कि नहीं मैंने मर्डर किया था या फिर मैंने चोरी किया था, मैं भाग गया था, किसी को पीट दिया था, खुद से बाध्य नहीं किया जाएगा। ये देखिए इसमें बताया गया कि आर्टिकल 20 में बताया गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। किस लिए? क्योंकि ये इमरजेंसी भी जब लगती है उसके बाद भी इसे हटाया नहीं जा सकता। समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। बाकी सारे जो फंडामेंटल आइटम्स क्या करते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, बस इसको छोड़ के। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के टाइम पे भी आपको मिला। हालांकि पहले नहीं थे, बाद में इसे अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। हालांकि पहले ऐसा था कि जितने भी फंडामेंटल राइट थे सबको हटा दिया था एक लाइन से, बस सब खत्म, दरकिनार हो गए। अब क्या था और अब क्या हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बस 20 और 21 को छोड़ के बाकी टाटा बाय नमस्कार खत्म, टाटा वो सब गुड बाय बोल देते हैं, बाकी ये जो है आपके बने रहते हैं। अब बात करें 21 की, तो 21 में बताया गया आपका फ्रेंड प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ से वंचित कैसे किया जाएगा, मतलब उसके प्राण से वंचित एकदम नियम कानून के हिसाब से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने अपराध किया बस ऐसे फांसी चढ़ा दिया गया किसी को। इसीलिए देखा होगा फ्रेंड आपने, जो फांसी की सज़ा होती है वो काफ़ी प्रोसीजर के बाद मिलती है। ऐसा नहीं कि तुरंत, जैसे कितना ही बड़ा अपराध किया हो सामने वाला, पर उसको बहुत उस पर छानबीन होगी, बहुत पूछा जाएगा, हर चीज़ उसमें, हर छोटी छोटी बातें देखी जाती है, और उसके बाद भी अगर उसे लग रहा है कि नहीं अभी कुछ इसमें है तो उसको और टाइम दिया जाता है, चलो इसको मतलब कहीं कोई गलती ना रह जाए,
सुप्रीम कोर्ट से या फिर जो जजेज हैं उनसे कोई गलती ना रह जाए कि किसी निर्दोष को सज़ा दे दी जाए। इसलिए सब जो होता है सब प्रोसीजर के थ्रू होगा, मतलब कि हर चीज़ जो होगा एकदम नियम कानून की तरफ से होगा, तभी आपको प्राण से आपको वंचित किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा 20 और 21 इसी तरह फ्रेंड जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कवर करा दूंगा धीरे धीरे। संविधान के किसी में बता दिया फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला अपना खजाने वाला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है। अब देखते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, क्या ये गलत है। डीपीएसपी भाग 5 में रखा है, क्या ये गलत है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, क्या ये गलत है। या फिर डीपीएसपी 3651 तक है, क्या ये गलत है। फिर एक दो पॉइंट बता ही दिया था मैंने इसमें से, बस देखना है कि कौन सा गलत है, ये आपको पता करना है। फ्रेंड एकदम जोर लगा के शेयर करिए इस वीडियो को जितने फैला सके, क्योंकि ये देखने के बाद आप समझ सकते हैं एग्जाम में से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे लगभग इसी से रिलेटेड रहेंगे आपको, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है और पूरा सिलेबस जो है, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को मैंने समराइज करके सिलेबस के हिसाब से जो है इसमें वही डाला हूँ इसमें। अब क्वेश्चन देख के भी लग रहा होगा कि एहसास हो रहा है कि नहीं, जो भी है एकदम टू द पॉइंट है, ऑन द ट्रैक है एकदम। ये देखते हैं आंसर सही कौन सा है इसका। तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है एकदम, आयरलैंड से ही लिया गया है, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। जो डीपीएसपी भाग 5 में ना ओके फ्रेंड्स, किसमें है, भाग 4 में है। भाग 4 में जो है डीपीएसपी बताया गया, यहाँ पे लिखा है भाग 5, यानी कि ये गलत हो गया। अब परिवर्तनीय बताया था फ्रेंड्स, जो आपका ये जो होता है फंडामेंटल राइट जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, मतलब लागू कराया जा सकता है, जबकि आपका डीपीएस पर अपरिवर्तनीय है। तो बताया ही था मैंने स्टार्टिंग में कि अपरिवर्तनीय होता है, इसे लागू नहीं करा सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, समान न्याय विधिक सहायता है हमारे पास, न्याय जो मिलना चाहिए समान होनी चाहिए और निःशुल्क सहायता मिलनी चाहिए। राज्य जो ये बताया गया कि इसमें सबके लिए बराबर होना चाहिए सब सुविधाएँ, तो ऐसा नहीं है। ये राज्य जब उस लायक बनेगा, उसके पास इतना क्षमता आ जाएगी, वो कैपेबल होगा इतना, तभी कर पाएगा वो सब। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते इन सब चीज़ों के लेकर। अब बाकी जो 3651 बताया गया बिल्कुल सही है भी। उम्मीद करता फ्रेंड जो क्लियर हो गएंगे आपको सारी चीज़ें सब। देखते हैं डीपीएसपी में कौन सा नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये दिया गया है कि नहीं, ये बताना है हमको। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, क्या ये दिया गया है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, क्या ये दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या ये दिया गया है। या फिर ये समान नागरिक संहिता, बताना कि कौन सा जो है इसमें तत्व तो शामिल नहीं है इन सब चीज़ों में। तो फ्रेंड्स सब आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल सारे के सारे क्या है, एक एक आर्टिकल, इसे 40 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपको 40 आर्टिकल 40 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 44 हो गया कॉमन सिविल कोड, मैंने बताया ही था। टेस्ट जो हुआ था पिछला टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट था इसका पीईटी के लिए, उसमें बताया ही था मैंने। कार्यपालिका वाला बताया था 51 में बताया गया ये सब। आर्टिकल 51 जो है इसमें बताया गया सेपरेशन, स्टार्टिंग में बताती इसी स्लाइड में आया था। और ये सब जो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये भी इसी में है। जिसमें नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये किस में आता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, जबकि ये बात हो रही है किसमें, डीपीएसपी की। तो आपका ऑप्शन जो है बी, ये बिल्कुल गलत है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ना कौन सा का है। टकराव की स्थिति में, टकराव जो हो जाता है मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों वरीयता दी जाती है। मतलब ये कहना चाहता है फ्रेंड कि अगर डीपीएसपी और इसमें फंडामेंटल में लड़ाई हो जाती है, एक तरह से समझ सकते हैं, लड़ाई दंगल हो जाता है, तो किसकी वरीयता देती है, प्रायोरिटी दी जाती है आपको डीपीएसपी को। तो पूछा किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया, मतलब कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, किसके ऊपर, तो आपके मौलिक अधिकार के ऊपर। 42 में, 44 में, 52 या फिर 69, ये सब अमेंडमेंट मतलब इस 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 52वें या फिर 69। अगर फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन जो था आपका 1976 में जो हुआ था, इसमें जो है डीपीएसपी को ज़्यादा पावर दे दिया गया था। अगर दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो डीपीएसपी को ही क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि 44वां जो था इसमें आपको हटा दिया गया था, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी होती है उसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। 52वां जो संविधान संशोधन था इसमें दल बदल कानून आया था। और 69 में जो दिल्ली राज्य क्षेत्र है इसको राजधानी बनाया गया था, और इसमें विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी, विधानसभा परिषद की। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आप ये सब बातें आपको। कौन सा युग्म गलत है। कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में,
आर्टिकल 41 में क्या बताया गया, सही है। शराबबंदी अनुच्छेद 47 में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 42 में है। कृषि एवं पशुपालन संगठन 48 में है। बताना है कि कौन सा जो आर्टिकल है सही मैच नहीं कराएगा उसके सामने वाला। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी। मतलब ये सही मैच नहीं करा, किस में दिया गया है तो फ्रेंड्स ये बताया गया आपका 39 में। आर्टिकल जो 39 है इसमें सब बातें बताई गई हैं कि समान न्याय विधिक जो निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये सब आर्टिकल 39 जो यहाँ बताया गया 42, तो ये गलत हो गया आपका। बाकी जो आप समझ सकते हैं कार्य करने का अधिकार मतलब मनरेगा के तहत, इसी मनरेगा जो होता है इसी में आता है। शराबबंदी 47 में बताया गया बिल्कुल, मतलब राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जिसमें जो वहाँ के नागरिक होते हैं उसमें पोषण जो होता है वो अच्छा रहे, उनका बढ़िया उनका स्वास्थ्य रहे। जबकि अब शराब उसी में बताया गया कि शराबबंदी जो है उसको मना किया गया है। अब कृषि और पशुपालन जो है 48 में बताया गया, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है। फिर देखते हैं कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ 50 क्वेश्चन ला के ही। हालांकि सब क्वेश्चन ही आप एक एक क्वेश्चन है बताता हूँ हर बार की तरह कि मैं क्वेश्चन भी ऐसा लाता हूँ जिससे आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और कम क्वेश्चन में ही, यानी कि सागर जो भरना होता है वही काम करता हूँ आपके लिए। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, USSR से, मतलब कि अब आधुनिक जो है रसिया है उसको बोलते हैं, बाकी उस समय पुराना नाम उसका USSR था। मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 46 से जोड़ा गया था। कौन सा बताना है गलत है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया गया है। बताना है कौन सा गलत है हमको। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कहाँ से लिया गया है, USSR से, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, बिल्कुल सही है। और 51A में बताया ही था मैंने, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, जबकि यहाँ बताया गया जो गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन की 46वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के तहत जोड़ा गया था इसे, किसे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आंसर कर दिया होगा आपने और सही किया होगा इसका, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर, मतलब मौलिक कर्तव्य जो है बताया गया कि ऐसा करना चाहिए, नागरिकों को सम्मान करना चाहिए राष्ट्रहित की, तो अगर कोई नहीं कर रहा है ये सब चीज़ तो क्या है उसके लिए, दंड देने का प्रावधान है, दंड देने का प्रावधान नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने का प्रावधान है, या फिर अधिनियम बनाकर दर्द नहीं दंड है। हालांकि दंड में दर्द होता ही है तो ऑब्वियस है, तो यहाँ पे लेकिन दंड होगा, यहाँ पे दर्द हो गया है। बताना है कौन सा इसमें, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई नहीं पूरा करा अपना जो कर्तव्य है, क्योंकि अधिकार तो आपके पास बहुत है कि मेरे पास ये अधिकार है, अधिकार तो कुछ कर्तव्य भी तो है, सिर्फ अधिकार की बात करेंगे कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए आपका। तो ये बताना है कि अगर अधिकार जो है आपका, अधिकार को तो तुरंत पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर अपना कर्तव्य नहीं पूरा करे तो राज्य आपके लिए क्या कर सकता है। तो फ्रेंड बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है कि दंड देने का प्रावधान इसमें नहीं है, मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको दंड देने का प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन जो है मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। फ्रेंड बने रहना वीडियो के लास्ट तक, एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी आगे। जो अगला देखिए 25 तक पहुँच गए, मतलब 50% हम लोग काम पूरा कर दिए हैं। अगला जो 25% काम होगा उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और पूरा सिलेबस एकदम समझिए A to Z एकदम टू द पॉइंट एकदम। तो मैंने जो सिलेबस में लिखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज से आ सकते हैं, DPSP से आएंगे, और आपके क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सब इसमें मैंने क्वेश्चन बना के छोटे छोटे क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो एकदम लास्ट तक बने रहिए, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप बने रहेंगे, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत ही मैंने अच्छे से बनाया और आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। और फ्रेंड देखने के बाद नहीं देख रहे हैं अभी तो तुरंत लाइक करिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिए, सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा दीजिए, इतना मतलब शेयर कराइए कि एकदम फैल जाए, एकदम जैसे वायरल होता है वीडियो ना, वैसे इसको भी वायरल कर दीजिए आप लोग। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं, देखते हैं। भाईचारे को बढ़ावा देना, क्या ये सही नहीं है। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, क्या ये गलत है। राष्ट्रीय और सरकारी धरोहर की सुरक्षा करना, क्या ये गलत है। मतलब कौन सा बताना है इसमें कि मौलिक कर्तव्य में कौन सी बातें नहीं बताई गई हैं।
हालांकि फ्रेंड्स तब कभी एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा जो लगेगा नहीं ये तो होना ही चाहिए, पर वो गलत होता है उसमें। इसमें हालांकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है जो गलत है, सब सही है, तो यानी कि कोई नहीं ऐसा जो इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा भी कोई भी इसमें जो गलत दिया गया हो इसमें। मतलब कि भाईचारे की बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा देना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना भी सही है, राष्ट्रीय और सरकारी जो धरोहर जो चीज़ें जैसे आपका लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, सब इनकी सुरक्षा करना। ऐसा नहीं कि जाके वहाँ पे लगे छैनी अथॉरिटी से लगे तोड़ने लाल किला और वो सब, तो सब नहीं कर सकते आप। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा ये सब। अब देखते हैं संसद के बारे में। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका अधिकार होता है? मतलब संचित निधि जो है उससे पैसा निकाला जाता है तो किसके अंडर में रहता है वो सब चीज़ें? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आंसर कर देगा। तो जो प्रतिनिधि सभा होता है इसे लोअर हाउस को बोलते हैं, यानी कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ ही दिया था मैंने, ऑप्शन देखते हैं। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, संसद और राष्ट्रपति। फिर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संसद का अधिकार होता है, धन निर्गमन जो होता है संसद के अंडर में होता है। फिर चलिए फ्रेंड्स एक देख लेते हैं फिर से मोटिवेशनल कोट, ताकि आपका जो ऊर्जा है फिर से थोड़ा डाउन हो रहा होगा, एक बार फिर से मैं उसे बूस्ट करने की कोशिश करूँगा अपने इस कोट के माध्यम से, इस मोटिवेशनल कोट के माध्यम से, और आप फिर से एक बार अपने आप को महसूस करेंगे जो अगला 25 क्वेश्चन है उसे देखने के लिए। हालांकि ये तो मोटिवेशन कोट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद से मोटिवेट होना है। अगर आपके सपने में दम है तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेकार की चीज़ें होती हैं। अगर आपके अंदर वो लक्ष्य पाने की क्षमता है, वो नहीं चीते की नज़र जो होती है, बस अपना लक्ष्य दिखता है, कैसे पकड़ के दौड़ के पीछे से, कैसे भी आगे पीछे कैसे भी करके बस उसे पाना चाहता है, बस अगर वो सब है और अपने माता पिता के आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हैं, तो आप बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वीडियो के लास्ट तक नहीं, अपना पढ़ाई भी खुद से भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में ही बने रहेंगे, आप इसके बाद भी पढ़ाई करिएगा, और इसके बाद जितना भी पढ़ाई कर सके करिएगा जरूर। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ यहीं पढ़िए, कुछ ही पढ़िए पर सही पढ़िए आप। थक जाए मन तो, थक जाए मन तो, जैसे अभी थक गए आप तो इसके लिए है, थक जाए मन तो पल जीत का याद करूँ, थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, खुद पर विश्वास रखो और फिर शुरुआत करूँ। खुद पर विश्वास रखो और फिर शुरुआत करो। वही फ्रेंड, अगर आप थक गए में से बहुत दिनों से अगर तैयारी कर रहे नहीं कहीं कुछ हो पा रहा है, तो वह याद करिए जब वो मोमेंट जब आएगा, जब आपकी लाइफ में जब आप सिलेक्ट होंगे एग्ज़ाम में, जब आपका नाम लिखा होगा लिस्ट में कि जो भी आपका नाम हो ये सिलेक्टेड, मतलब वो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है उसमें अगर नाम लिखा होगा, मम्मी पापा के सामने देखेंगे या फिर जो भी आपके जो चाहने वाले हैं, जो भाई बहन जो भी बड़े छोटे होंगे वो देखेंगे आपका नाम, तो समझ लो क्या मोमेंट होगा, उनके आंखों में क्या खुशी के आंसू होंगे, समझ उस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उस फीलिंग को आप। बस वही, थक जाए मन तो पल जीत का याद करूँ, थक जाए मन तो पल जीत का याद करूँ, खुद पर विश्वास रखो फिर शुरुआत करूँ। चलिए फ्रेंड फिर से शुरुआत करते हैं। थक गए थे थोड़ा, तो मैं सोचा कि चलो एक बार एनर्जी फिर से आपको देने की कोशिश करूँ, ये सब बूस्ट करूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला 25 क्वेश्चन मतलब 50% हमने डन कर लिया। अगला 50% देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा मतभेद होने पर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहले बता देता हूँ, जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल उसका कौन सा है? 108, यानी कि 108 जो है इसमें बताया गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। याद रखना है क्या, ये कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? तो ये करता है आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। और आर्टिकल कौन सा है इसका? तो 108, 108 ज्वाइंट सेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो फिर इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति जब बुलाए, मतलब राष्ट्रपति अपने मन से थोड़ी जब मन के तब बुला दें। ये कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतलब कोई ऐसा विधेयक है उसमें मतभेद हो गया कि नहीं, वो कुछ कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसपे मतभेद होने पे ही ये सब बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन। अब किस पे नहीं बुलाया जाता है? तो आपका संविधान संशोधन और मनी बिल जो होता है, मनी बिल और संविधान संशोधन, इस पर आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया संविधान में। ये सब फ्रेंड्स बातें याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा है कि इसी तरह से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं फिर से कौन सा गलत कथन है। संसद की जो 2 बैठक होती है उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता, क्या ये गलत है? धन विधेयक तथा संशोधन, चलिए फ्रेंड्स इसको बताने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन में ये जो संविधान संशोधन होता है इसमें संयुक्त बैठक का प्रबंधन नहीं है, ये तो बता ही दिया मैंने, जस्ट बताया मैंने आपको। संसद का कोई सदस्य 60 दिन तक
उपस्थित नहीं होता है बिना किसी अनुमति के, तो उसकी सदस्यता क्या होती है, जिसका मेंबरशिप होता है वो क्या समाप्त हो जाता है। क्या ये गलत है? या फिर लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है। क्या ये गलत है? फ्रेंड देख सकते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है पर क्वेश्चन दमदार है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे आप। बस ऑप्शन आप तैयार कर लें, जो मैं बोल रहा हूँ तैयार कर लें, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी कुछ चीज़ें इसी में से मिल जाएंगी आपको। बाकी थोड़ा पढ़ें अपने तरफ से भी। अब प्रीवियस जो सेट लगाया गया था, यहाँ पे टेस्ट कराया गया था, अगर वो देखे होंगे तो फ्रेंड मैं उम्मीद गारंटी दे सकता हूँ 100% कि उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कुछ बाहर नहीं मिलेगा आपको देखने। और फ्रेंड्स मैं एनालिसिस भी करूँगा इन चीज़ों का जो मैंने पढ़ाया है, और जब एग्जाम होगा तुरंत मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा और सबसे सटीक करूँगा फ्रेंड। कोई ऐसा नहीं कि बस ऐसा कुछ ही बता दूँ आपको, और मैं लाइव दिखाऊंगा भाई कि कैंडिडेट्स के थ्रू कि क्या वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद कैसा क्वेश्चन रहा, क्या उनका मतलब कि कौन सा सेक्शन टफ रहा और किस कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बने थे अच्छे से। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपने कर दिया होगा इसका। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। तो 6 मार्क का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही। इससे ज़्यादा का अंतर होगा तो ऐसे संविधान में नहीं दिया गया, मतलब 6 मार्क से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बताया था कि मनी बिल होता है और संविधान संशोधन, इसमें संयुक्त बैठक का प्रबंधन नहीं किया गया, बिल्कुल सही है। और 60 दिन तक कोई भी सदस्य उसका अगर 60 दिन तक संसद में उपस्थित नहीं होता है बिना किसी बताए इन्फॉर्म की किसी को, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। और जो आपका ऑप्शन डी है, लोकसभा को प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा को प्रधानमंत्री भंग नहीं कर सकता है, बल्कि लोकसभा को प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। हालांकि जो मेन जो सोर्स शुरू होगा कहाँ से, प्रधानमंत्री से होगा, पर कौन करेगा, मतलब अथॉरिटी किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। तो इसे ऑप्शन जो है आपका यहाँ प्रधानमंत्री होता है तो गलत है, अगर राष्ट्रपति होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन आपका डी जो है गलत है, मतलब कि कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। फ्रेंड्स ये भी पूछा गया कई बार कि कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है क्योंकि वो परमानेंट होती है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि ये 5 वर्ष का होता है, और इसे भंग भी किया जा सकता है समय से पहले। प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जितने मैं ऑप्शन एक्सप्लेन किया हूँ वो सब भी आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड चलिए देखते हैं, थोड़ा कुछ आर्टिकल देख सकते हैं। अब 79, 80 और 81 मतलब 79, 80 और 81। 79 में फ्रेंड बताया गया कि संसद को बताया गया इसमें कि संसद होगा, 79 में बताया गया सब। र में मतलब 80 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा को बताया गया आर्टिकल 80 में। 81 में बताया गया है लोकसभा। फ्रेंड्स याद करने का तरीका क्या है, याद कर सकते हैं कैसे, सरला 79, 80 और 81। सरला मतलब संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे ट्रिक हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी आर्टिकल पूछ सकता है, कोई भी नहीं, मतलब जो कॉमन होते हैं। हालांकि जो बहुत एग्जाम पूछे गए हैं वही पूछता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछे। पता चला कि 99 कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 99 में क्या बताया गया, आर्टिकल 91 में क्या बताया, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। जो कॉमन होता है, जो फेमस होते हैं वही पूछता भी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं फिर से। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं। मतलब राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है, उसमें कोई विवाद हो गया, कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं धांधली हो गई कुछ किसी बात की, उसको कौन देखता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। क्या ये गलत है? राष्ट्रपति कैग अटॉर्नी जनरल राज्यों के राज्यपाल प्रधानमंत्री आदि को नियुक्त करता, क्या ये गलत है? राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही मनी बिल लोकसभा में रखा जाता, क्या ये गलत है? या फिर राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, क्या ये गलत है? आंसर करिए फ्रेंड फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत छोटा देख लेते हैं इसे भी। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, मतलब राज्यसभा कौन भंग कर सकता है, किसके पास है ताकत जो भंग कर सकता है राज्यसभा को? क्या आपके पास है ताकत? बताइए, क्या आपके पास ताकत है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की? क्या वो जज्बा और जुनून है आपके अंदर कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद बोलूँगा शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद? क्या ये कॉन्फिडेंस है आपके पास अभी भी कि इतना बोलूँगा मैं? अगर है फ्रेंड तो समझ लीजिए कि एकदम सिलेक्शन आपके कदम चूम रही है इस समय, अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो। बस फ्रेंड्स इस बार तो मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी का आंसू लाना है। अपने तरफ से आप पूरा कोशिश करिए, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है काम वो पढ़ाना है, अपना अच्छे से अच्छे कंटेंट देना है। थोड़ा सा कुछ हो सकता है डिलीवर करने में दिक्कत हो रही हो,
कुछ ऐसा कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये सब फ्रेंड्स मैटर नहीं करता, सब चीज़ें सेकेंडरी नहीं, ये समझ लिए कुछ इसका वैल्यू नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो जाए इधर उधर तो, क्योंकि जो मेन होता है कंटेंट होता है। और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो यही सब मेन होता है। और आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए वही सबसे बड़ा सिलेक्शन मेरा होगा। आप सिलेक्ट हो गए तो समझ लीजिए कि मैं सिलेक्ट हो गया। मैं मानता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड, दोनों को खुश करने के लिए, मतलब खुद को खुश करने के लिए और मुझे खुश करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए, जो बहुत जलते हैं आपसे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने सालों से घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने साल से यहाँ रह रहे हो, वहाँ रह रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, क्यों? तो फ्रेंड्स, उनको खासकर उनको जलाने के लिए कि बस इस बात तो करके ही दिखाना है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है आपका। तो फ्रेंड चलिए नीचे से देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम 100% परम निहायत सत्य आंसर है एकदम। आर्टिकल जो है इसमें 72 जो होता है, इसमें आर्टिकल जो 72 है वो बताता है क्या, राष्ट्रपति के पास क्या पार्डन की क्षमता, मतलब कि एक क्षमादान करने की क्षमता उनके पास होती है, शक्ति दी गई है उनको। ठीक है फ्रेंड, राइट टू मर्सी कुछ ऐसा बोलते हैं, राइट टू मर्सी बोलता है आई गेस, कि इसमें बताया गया कि आर्टिकल जो 72 होता है उसमें राष्ट्रपति पास पावर दी गई है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, किसी को मतलब किसी को भी क्षमा कर सकता है, मतलब कि अगर वही मर्डर किया है राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। चाहे आपका जो सेना का जो न्यायालय होता है उसका कुछ अलग नियम कानून चलता है, पर उसको भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, जबकि राज्यपाल ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। अब बाकी देखते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, बिल्कुल सही फ्रेंड, जो मनी बिल होता है का धन विधेयक होता है, ये राज्य लोकसभा में रखने से पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति देता है कि नहीं इसको रखना है। तो बिल्कुल सही है कि पहले राष्ट्रपति से क्या लिया, परमिशन लिया जाता है इसके बारे में, फिर लोकसभा में रखा जाता है। और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है, ये भी बहुत क्लियर बात है कि लोकसभा में इसे ऐसा नहीं कि राज्यसभा में ले जाएंगे डायरेक्ट, पहले आप लोकसभा में ले जाएंगे फिर राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर 14 दिन तक अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है राज्यसभा से आ रहा है, तो मान लेंगे कि वही पास कर दिया, बस अपना काम कर दीजिए आप लोग, लोकसभा जो अपना काम कर देता है। और राष्ट्रपति कैग मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इसको बोलते हैं, जिसे आपने पढ़ा सुना होगा बहुत इसके बारे में, CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 148 में। आर्टिकल जो 148 है आपका, इसमें कैग के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल की बात करें अगर हम लोग, तो महान्यायवादी बोलते हैं फ्रेंड्स से। महान्यायवादी जो है आपका आर्टिकल 76 में बताया गया है फ्रेंड्स, से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। बाकी और राज्यपाल, इन सबको कौन नियुक्त करता है, ये सब जो नियुक्त होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त होते हैं। कैग, अटॉर्नी जनरल, या राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, और बाकी सब कुछ आयोग होते हैं, जैसे महिला आयोग नहीं, वो OBC आयोग जो होता है, SC/ST आयोग होते हैं, ये सब जो आयोग के हेड होते हैं वे किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। और बाकी जो गलत है आपका, इसमें उच्च न्यायालय नहीं बल्कि सिर्फ, अगर सर्वोच्च न्यायालय दिया होता तो सही होता, पर यहाँ बोल दिया कि जो विवाद होता है इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों देखते हैं, नहीं उच्च न्यायालय नहीं बल्कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ये क्या होता है, राइट होता है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई धांधली हो रही है, कोई विवाद हो रहा है तो उसको देखें। तो आपका ऑप्शन जो गलत है, आपका ये ऑप्शन गलत है। अब बाकी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको पता चलेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, किसी में पावर नहीं कि जो राज्यसभा को भंग कर दे, किसी के पास पावर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यसभा जो है आपका परमानेंट हाउस है, इसमें कोई ऐसा भंग नहीं होने वाली संभावना कुछ भी होती नहीं, लिखी नहीं गई, संविधान में कहीं मेंशन ही नहीं है इसके बारे में। क्योंकि लोकसभा बताया था मैंने कि लोकसभा जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, पर उसके पहले भी प्रधानमंत्री अगर कह दे तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। फ्रेंड्स बताया था कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी को बताया गया है, तो देखते हैं कौन सा इसके बारे में कथन गलत है। सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, क्या ये गलत है। यह संसद का सदस्य ना होते हुए संसद को संबोधित कर सकता है, मतलब कि अगर इस संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि संसद का कोई शपथ ग्रहण किया उसके सदस्यों की तरह नहीं, सदस्य नहीं होता है, पर वो क्या करता है, संबोधित कर सकता है किसको, संसद को। मतलब कोई बात रखनी हो अपनी बात सरकार की तरफ से, तो संसद में जाके अपनी बात रख सकता है, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। महान्यायवादी कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देता है, मतलब परामर्श देता है, क्या ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखा परीक्षण जो अकाउंटेंट होते हैं आपके, ये मुख्य उद्देश्य इनका क्या होता है, किसके व्यय प्रतिबंध लगाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, कार्यपालिका के, विधायिका के, न्यायपालिका के, या फिर नगर पालिका के। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो मजाक वाला आ गया, और एक ऑप्शन नगर पालिका के।
ये मिलता जुलता बस डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऐसे ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो है महान्यायवादी के बारे में सत्य नहीं है। तो फ्रेंड महान्यायवादी को आर्टिकल 76 में बताया गया है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, मतलब पिछले स्लाइड में देखे ही होंगे आप। और इसके बारे में कहा था कि भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और कानूनी मामलों पर जहाँ भी सरकार का अपना पक्ष रखना होता है तो यही सरकार को सलाह देगा, और जहाँ भी इनको रिप्रेजेंट करना हो सरकार को तो यही जाता है अपनी बात रखने की सरकार की तरफ से। तो बिल्कुल मैंने कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी भी है, क्योंकि सलाह देता है, बता ही दिया मैंने। और सदस्य ना होते हुए भी बिल्कुल सही, सदस्य नहीं होता संसद का, पर अगर बात करें इसको तो ये रखता अपनी बातों को, संसद में जाकर अपनी बातें रख सकता है। तो गलत कौन सा हो गया ऑप्शन, ये आपका ये हो गया सी ऑप्शन। कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है फ्रेंड, ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक रखेगा, या फिर कुछ ऐसा पाता है इसमें कोई दिक्कत तो हटा दिया जाता है इसे तुरंत। तो ठीक फ्रेंड्स, इसमें आपका गलत कौन सा हो गया ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स एक बात और इसमें है कि जो भी अगर कोई आता है, जैसे मान नया सरकार बन रहा है तो तुरंत इसे अपने आप ही हट जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि इसको राष्ट्रपति हटाए तभी, अगर मान लीजिए सरकार 5 साल का है तो 5 साल तक रह सकता है, और अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं कुछ नहीं काम कर पा रहा है इसे, तो 5 साल पहले भी हटा सकता है। और अगर कोई सरकार बदल जाता है उस बीच में तो अपने आप ही से हटना पड़ता है। ये संविधान में लिखा नहीं गया, पर ये अंडरस्टूड है ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड देखते हैं कि किसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसके व्यय प्रतिबंध लगाना, तो ये होता है कार्यपालिका के, मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके जो व्यय होता है उस पर प्रतिबंध लगाना किसका काम होता है, लेखा परीक्षण का। मुझे कहता है फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर ऑप्शन जो है एक क्वेश्चन है। कौन सा कथन कैग के बारे में, मतलब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात करें, CAG की थोड़ा बताया था मैंने कैग के बारे में। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, क्या ये गलत है। अपना रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, क्या ये गलत है। आर्टिकल 124 में बताया गया, क्या ये गलत है। या फिर संचित निधि से इसको पैसा दिया जाता है, मतलब जो वेतन जो होता है सैलरी एक संचित निधि से दिया जाता है। फ्रेंड धीरे धीरे हम लोग बस अब आखिरी चल रहा, अंतिम प्रहार देख ही रहे हैं, बस ये अंतिम प्रहार है आपका PT के ऊपर। एक बस मैराथन लेके आना है आपको फ्रेंड, जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन होंगे, और बहुत ही धाकड़ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला सेशन। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा उसको। मैं कोशिश करूँगा उसको कि और भी अच्छा बना सकूँ, और जितना इसमें इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे आपका एग्ज़ाम जो है उसी में से फंसे। मतलब पिछला स्लाइड तो मैंने पढ़ाया है अब सब कुछ बहुत अच्छे से, मैंने बहुत डिटेल में करंट अफेयर कवर कराया है, पर मैं कोशिश करूँगा सिर्फ उसी में से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएँ। और उसमें यूपी के भी कुछ टॉप जो क्वेश्चन होंगे उसको भी शामिल कर दूंगा, जिससे आपको जो कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर जो होता है एक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूपी को मैंने पढ़ाया नहीं था तो वो सभी पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं इस बार। और क्वेश्चन जरूर शामिल करूँगा, 50 क्वेश्चन तो लेके ही आऊँगा जो टॉप वाले होते हैं क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड। ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें जो कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो क्या कार्यकाल होता है फ्रेंड, एकदम बिल्कुल सही कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, मतलब कि वो 6 साल तक रह सकता है, या फिर अगर 65 साल पूरा हो गया तब तक उसके पहले ही इसको हटना पड़ेगा। अगर 65 साल से ऊपर हो गया, जैसे मान 66 साल का हो तो तुरंत से हटना पड़ेगा, क्योंकि 65 साल तक ही क्राइटेरिया है उसका। तो 6 वर्ष या फिर 65 बिल्कुल सही है। रिपोर्ट अपना जो है किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, भी बिल्कुल सही है। और कैग जो होता है ये आर्टिकल 124 में नहीं बताया गया फ्रेंड, आर्टिकल 124 में तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था मैंने, 148 में बताया गया कैग को, आर्टिकल 148 में जो है कैग को बताया गया है। और कैग, ओ भाई साहब ये क्या आ गया, कैट का वेतन, कैट का वेतन नहीं भाई, ये क्या है कैग, ये अब लिख दिया गया कैग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैग होगा। कैग का वेतन जो है तो संचित निधि से मिलता है, भारत की जो संचित निधि है उससे इसका वेतन दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। ये चारों आपको पॉइंट याद रखना है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, कार्यकाल कितना होता है, अपना वेतन किसको देता है, और कैग बताया था मैंने फ्रेंड कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बाकी सैलरी बता दिया मैंने आपको, तो कुछ अब इसमें बचा है कैग के रिलेटेड, कैग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सब बता दिए मैंने ऑप्शन में ही। देखते कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। जो प्राक्कलन समिति होती है 30 सदस्य होते हैं, और जो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, क्या ये गलत है। लोक लेखा समिति होती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, और लोकसभा से 15 सदस्य, और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 सदस्य, क्या ये गलत है। इनके अध्यक्ष कार्यकाल 1 वर्ष होता है, क्या ये गलत है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, क्या ये गलत है। बताना कौन सा गलत है फ्रेंड्स। कुछ कमिटी जो होते हैं, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी शामिल कर लिया मैंने इसमें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है पर टाइम भी पढ़ने में काफ़ी मिल जा रहा है आपको। तो
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं पहले। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो यही बात जो है गलत है इसमें। 30 सदस्य तो होते हैं, बिल्कुल सही है, पर ये कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से ना होकर फ्रेंड्स ये होते हैं लोकसभा के। मतलब 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और लोकसभा के विपक्ष का नेता ही इसको मतलब इसमें रहते हैं। और इनका कार्यकाल बिल्कुल होता है 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और लोक रेखा समिति की बात करें तो हम 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा। यानी टोटल इसमें कितने हो गए? 22 सदस्य। 22 सदस्य में टोटल होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं आपके इससे राज्यसभा से। कार्यकाल हो गया। और अपना रिपोर्ट जो है अपना लोक रेखा समिति जो है किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ये सब क्या करते हैं? सब इनका मेन काम होता है पैसा जो है सही तरीके इन्वेस्ट करना, कहाँ पे कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ फिजूल खर्ची हो रहा है, ये सब देखना होता है इनका काम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन समझ में याद रखिएगा कितने सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ से होते हैं, और कार्यकाल कितना होता है, विपक्ष का नेता होता है इसमें, और किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपॉइंट किया जाता है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? मतलब उच्चतम न्यायालय जो है उसमें संख्या किसकी वृद्धि करनी है? न्यायाधीशों की। तो कौन कर सकता है? यही देखना है हमको। राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर महान्यायवादी। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो पावर जिसके पास है कि जो वृद्धि कर सके है संसद, आपका पार्लियामेंट के पास पावर है। राष्ट्रपति में कन्फ्यूज नहीं होना, राष्ट्रपति महान्यायवादी में आपको, महान्यायवादी नहीं, इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन गलत है? सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं हम। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, क्या ये गलत है? न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्या ये गलत है? जनहित याचिका तो सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकती है, क्या ये गलत है? या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है, क्या ये गलत है? बताना है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है आपका। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो ला दिया, बाकी मैंने बेसिक जो पॉइंट है वो नहीं रखा क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी। मैं मान के चलता हूँ कि जो ये सब चीज़ें हैं आपको पता होंगी। अभी जो है मेन टाइम है क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। बाकी तो मैं बेसिक क्वेश्चन तो बहुत कराया हूँ आपको, हर तरीके के क्वेश्चन करा दिया है। तो लास्ट जो है तो लास्ट ऐसा होना चाहिए कि एकदम लास्ट की तरह होना चाहिए। यहाँ वो आखिरी दाव लड़ रहे हैं तो आखिरी दाव की तरह लड़ेंगे इसको, क्योंकि इस पर लिखा है अंतिम प्रहार है, ऐसा प्रहार है जो अंतिम है। अब इसके बाद आर या पार की लड़ाई होगी, या तो आप मर जाएंगे या फिर मार देंगे उसको। तो मरना नहीं फ्रेंड, तैयारी आपने अच्छा किया है तो मरना नहीं है, पीटी पे वार करना है ऐसा कि बस तार तार हो जाए पीटी आपका। चलिए उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने दे दिया हो, सही आंसर देना है आपको इस बार। अगर सही आंसर नहीं दिए होंगे आप तो जाके बताइए क्या आपको पनिशमेंट क्या है कि 5 मिनट मुर्गा बनेंगे अपने कोने में रूम के। तो देखते सही आंसर कौन सा है इसका। तो जिसमें सही आंसर जो गलत बात बताई गई ये ऑप्शन डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कार्यकाल 62 वर्ष ना होकर कितना होता है? 65 वर्ष होता है, 65 ईयर्स होते हैं उनका कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन डी। बाकी अब समझ सकते सब सही है। व्याख्या बताई दी थी स्टार्टिंग में, कहीं आया था बता दिया था कि जो व्याख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय करती है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर होता है सब करने का। और जनहित याचिका जो होता है फ्रेंड्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि ए और ए बी सी तीनों सही है, बस डी गलत था क्योंकि वहाँ पे 62 वर्ष लिखा था, जबकि होता है क्या? 65 वर्ष। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, सही से आंसर किया होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे। देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई आदि को किस सूची में रखा गया? मतलब कि पुलिस हो गया, न्याय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य और सिंचाई, ये किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, फिर अवशिष्ट सूची के? आई होप फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची के सारे विषय कौन कौन से? न्याय, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, आपका कृषि, सिंचाई, ये सब बातें जो है आप एकदम याद रखना है, रट लेना है एक एक पॉइंट जो इसमें लिखा है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ देगा, हो सकता है 5 ना देगा, पूछ देगा कि कौन सा इसमें से जो है राज्य सूची का विषय है, एक ए डाल देगा, बाकी जो है इधर उधर का ऑप्शन 3 डाल देगा। तो आपको याद रखना है सब चीज़ें। कौन सा कथन गलत है देखते हैं। सरकारी तथा राज्य मन्नार आयोग केंद्र और राज्य संबंध को बताते हैं, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिफाइन करते हैं। कौन सा? सरकारी और राज्य मन्नार। तो क्या ये गलत है? राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार का ही अधिकार होता है, क्या ये गलत है? संघ सूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार
संघ सूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सूची पर राज्य सरकार का कानून बना सकती है, क्या ये गलत है? मतलब जो केंद्र संघ सूची होती है इस पर केंद्र सरकार बनाएगी कानून, और जो राज्य सूची होती है इस पर राज्य सरकार। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के कारण राज्यपाल का पद हो सकता है। बताना कौन सा ऑप्शन जो है गलत है इसमें। फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन के लेवल जो है हाई है, क्योंकि हाई करके जाएंगे तो लो तो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि लो तो पढ़े ही होंगे, और हाई हालांकि ये सभी प्रैक्टिस कर लिए होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप, क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म के आप स्टूडेंट हैं हमारे। कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत ही रेगुलर रहते हैं और लगातार कमेंट भी करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप भी उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक दें कि कितना सही रहा, कैसा आपको लगा टॉपिक, ये सब जरूर बताएं आपको। और जो बताएगा इस बार अच्छे से नाम अपना अपना बताएगा कि हाँ सर ऐसा रहा, कमेंट में ऐसा अपना कोई क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ होमवर्क पे तो उसका नाम जो है अपने यहाँ पे लिया जाएगा, लिखा भी जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और बताया जाएगा कि इन्होंने बहुत मतलब ईमानदारी से अपना काम किया है। तो आप लोगों को भी करना है और यहाँ पर नाम लिखवाना है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से फेमस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड तो सही आंसर है, देखते हैं अब इसका कौन सा कथन गलत बताना था हमें। तो सरकारी और राज्य मनोरंजन आयोग बिल्कुल सही है, सरकारी और राज्य मनोरंजन आयोग जो है ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य सूची पर केवल, फ्रेंड्स ये जो है केवल जो है गलत कर दिया क्वेश्चन को। केवल तो ऐसे ही बहुत हार्श वर्ड आपने पढ़ा होगा, वो रीजनिंग में टॉपिक होता है उसका नाम नहीं भी याद आ रहा है, बताया जाता है जहाँ केवल आता है वो मतलब समझ लीजिए कि 99% गलत होता है, वही समझ लीजिए कि केवल आने की वजह से यहाँ पे गलत हो गया। केवल नहीं बना, केवल राज्य सूची पर राज्य ही नहीं बना बल्कि केंद्र सरकार का भी हक होता है। चाहे अगर बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसपे अगर देश का हित निहित होता है उसमें, मतलब कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से मतलब देश के जो एकता और अखंडता है इसको हो सकता है नुकसान, तो उसके लिए क्या कर सकता है संघ सरकार जो है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर बना सकता है कानून। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया केवल लिखने की वजह से। बाकी जो है एक नॉर्मली क्या होता है, राज्य सरकार जो होती है राज्य सूची बनाती है कानून, और केंद्र सरकार संघ सूची पर। और ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का कारण राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, तो सेंटर के लिए होती है। कोई भी रिपोर्ट ऐसा होता है तो सेंटर को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, तो इसलिए एक विवाद का कारण हो सकता है, बिल्कुल सही है। मेरे को तो फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब बस पहुंचने वाले हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, 10 क्वेश्चन बस रह गए हैं अब। विवाह, संविदा, श्रम, जनसंख्या नियंत्रण आदि की सूची का विषय है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ। समवर्ती सूची मतलब कि कॉन्क्रीट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ सूची यूनियन लिस्ट बोलते हैं इसे, स्टेट लिस्ट हो गया। बाकी रेजिडुअल पावर कहाँ से लिया गया, रेजिडुअल पावर से लिया गया आपका कनाडा से। उम्मीद करता फ्रेंड आंसर कर दिया होगा आपने। तो जो विवाह, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट जो श्रम होता है, संविदा श्रम मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कराता है, और जनसंख्या नियंत्रण किस पे है, तो यह सब आपका है अवशिष्ट सूचियों में, अवशिष्ट शक्तियों में आता है, मतलब अवशिष्ट शक्तियों में बताया गया सब चीज़ों को। और ये फ्रेंड्स जो है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है संसद के पास। तो संसद जो इस पर कानून बना सकते हैं केवल। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आंसर क्लियर होगा आपको। कौन सा कथन गलत है, पंचायती राज प्रणाली सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है, क्या ये गलत है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में तथा नगर पंचायत को 9A में रखा गया है, क्या ये गलत है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, क्या ये गलत है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में लागू हुई, क्या ये गलत है। उनका फ्रेंड आंसर कर दिया होगा, तो इसमें गलत ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, न कि केंद्रीकरण पर। यहाँ पे विकेंद्रीकरण होगा फ्रेंड, विकेंद्रीकरण पे न कि केंद्रीकरण पर आधारित है। बाकी आपका सही है कि 9 में आपका क्या बताया गया है, और 9A में क्या था, नगर पंचायत 9A में, और 9 में क्या बताया गया आपका, तो पंचायती राज। और पंचायती राज का उल्लेख कहाँ पे है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज कहाँ बताया गया, आर्टिकल जो 40 है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, उसमें बताया गया। तो भाग 4 DPSP का भाग है वो, तो भाग 4 ही है वो। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लगा था, तो राजस्थान के नागौर जिले में लगा था, उसके बाद कहाँ लगा था, तो आंध्र प्रदेश में लगा था। बिल्कुल सही है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था को
अनुमोदन किसने दिया है, मतलब किसने बताया कि त्रिस्तरीय होना चाहिए? अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने, एलएम सिंघवी ने या फिर सरकारिया ने? फिर पढ़ाते पढ़ते गर्मी होने लगी मुझे अब तो। ये देखते सही आंसर क्या है, त्रिस्तरीय जो बताया था फ्रेंड, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसने बताया था त्रिस्तरीय, जबकि अशोक मेहता समिति थी 4 स्तरीय बताए थे, मतलब 4th ईयर में, अब जबकि इन्होंने 3rd ईयर बताया था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? बलवंत राय मेहता ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को बताया, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये सही ऑप्शन है। चलिए एक मैंने क्लियर कर दिया पहले, बाकी देखना 3 में कौन सा गलत है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है, क्या ये गलत है? भारत में संविधान नहीं बल्कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है, क्या ये गलत है? अशोक मेहता ने पंचायती राज को 4 स्तरीय बताया है, क्या ये गलत है? तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था और एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मैंने क्लियर किया था, ऑप्शन मतलब ये 42 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अशोक मेहता जो है पंचायती राज को 4 स्तरीय बताया, तो बताया था मैंने यहीं पे अभी। और जो 73वां 74वां संविधान संशोधन था ये आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है। जो गलत हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? ये होता है लॉर्ड मेयो, ना होके कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थे, उसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं अगला, वर्तमान समय में किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? देखते हैं ऑप्शन, चंडीगढ़ और दिल्ली, दिल्ली और पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है? चंडीगढ़ उपराज्यपाल, मतलब जो वहाँ पे शासन जो करता है, क्योंकि सब यूनियन क्या होते हैं, यूटीज़ हैं आपके, ये चारों के चारों ऑप्शन जो में दिया गया है, तो बताना है कि वहाँ पे कौन शासन जो करता है उसको क्या कहा जाता है। चंडीगढ़ में जो शासन करता है उपराज्यपाल होता है वहाँ पे, लक्षद्वीप में प्रशासक होता है, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, या फिर पुदुचेरी में उपराज्यपाल होता है। ये फंड पता है कि ये जो होता है यूटीज़ में कुछ सीन अलग होता है स्टेट से, इसीलिए थोड़ा सीन में अलग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो जिसमें सही आंसर है पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों जगह पे है, तो ये दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में आपका क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और किस संशोधन के तहत हुआ था ये? तो 70th, मतलब कि 70वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसी में ये सब कर दिया गया था। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि चंडीगढ़ में जो शासक होता है उसे बोलते हैं मुख्य आयुक्त बोलते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है क्या आपका उपराज्यपाल, तो गलत हो गया। बाकी दिल्ली के जो प्रशासन जो वहाँ पे देखता है वो प्रशासक होता है, दिल्ली और लक्षद्वीप में दिल्ली में उपराज्यपाल और पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में जो संघ राज्यों का होता है तो प्रशासन कौन देखता है? उपराज्यपाल, प्रशासक द्वारा, मतलब उपराज्यपाल द्वारा होता है शासन वहाँ पे, प्रशासन द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, फिर मंत्रिपरिषद द्वारा। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति सब इन सबको नियुक्त करता है, उसी के माध्यम से ही उपराज्यपाल या फिर प्रशासक या फिर मुख्य आयुक्त जो होते हैं ये सब वहाँ पे राज्य करते हैं, वहाँ पे देख रेख करते हैं। मतलब कि मेन जो होता है पावर कहाँ से निकलता है, जनरेट कहाँ से होता है इस पावर, तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब क्लियर हो गया होगा। चलते अब देखते हैं, आखिरी बस 4 क्वेश्चन रह गए हैं, बस एकदम मन लगा के लास्ट तक रहना है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत ही कुछ समझ में आया होगा आपको। हर चीज़ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने बताया स्टार्टिंग में, बेसिक चीज़ें नहीं बताया मैंने बहुत आपको, क्योंकि जो टेस्ट हुआ था उसमें बता दिया था हर चीज़, ऐसे छोटी छोटी बातें जो थी बता दिया था, और काफ़ी कुछ पता भी होगा आपको ऑलरेडी। तो कौन सा गलत है देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय की कार्य भाषा क्या है? अंग्रेजी, क्या ये गलत है? भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, क्या ये गलत है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है, क्या ये गलत है? या फिर इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो गलत हो? फ्रेंड बहुत मेहनत किया जा रहा है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए और आपके लिए, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, समय से विनम्र है आपके भाई की तरफ से, आपके दोस्त की तरफ से, जो भी समझ सकते हैं आप मुझे अपना, कि बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा है। बहुत मैं समझ बता रहा हूँ आपको, मैं रात को 2 बजे शूटिंग कर रहा हूँ इसकी, टाइम मोबाइल नहीं में दिखा देता अभी आपको, रात को 2 बजे शूटिंग कर रहा हूँ। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और
आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसा आपको लग रहा है इस चैनल पे पढ़ के। ये सब बता के आप थोड़ा सा अपना बूस्ट करिए अपने मोटिवेशन को। आप भी बस आप भी लगे हैं और हम भी लगे हैं। अब लगे रहना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला सीन अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए। जब तक कर नहीं लेना इस बार अच्छा, तब तक मुंह नहीं मोड़ना है, पीछे नहीं हटना है। और इस बार अच्छा करेंगे, उम्मीद है मुझे भी और आपको तो होगा ही, आपके माता पिता को भी होगा कि आप इस बार अच्छा करेंगे, आपको इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखते सही आंसर कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन डी है, मतलब जो इसमें है यही है आपका सही ऑप्शन। मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा जो होती है, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति जो होता है, न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। ये देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, मुख्य न्यायाधीश के पास, या इन सभी मतलब सबके पास है। जो उच्च न्यायालय होता है उसके अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? फ्रेंड्स पीडीएफ लेके जरूर एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पीडीएफ जो हमारे चैनल का नाम है लर्न विथ एडू फंडा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा। उससे एक बार मतलब 10 या 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम, हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए, तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। 20 मिनट देखेंगे पूरा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपको। और वीडियो देखा ही है तो बहुत अच्छे से तैयार रखा। अब परसों एग्ज़ाम ही देना है आपको, परसों एग्ज़ाम देंगे 24 तारीख को, तो बस काम बन जाएगा आपका। सब तैयार रहेगा, तुरंत ताज़ा ताज़ा मिला है एकदम, बस दिमाग में बैठा है। इसीलिए मैं जो करंट अफेयर्स का जो महा मैराथन एकदम समझ लीजिए कि अंतिम वार और प्रहार जो कह सकते हैं, महायुद्ध कह सकते हैं आप, जो भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन पहले ला रहा हूँ यानी 23 को, ताकि आप 23 को पढ़ें उससे अच्छे से एकदम। बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, अब पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद एग्जाम में चले जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ाया है, बाकी कुछ बाहर भी आता ही है। तो आपको फ्रेंड्स 100% कुछ नहीं करना होता है। ऐसा नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं होता है। और 100 क्वेश्चन करके आएंगे तो समझ लीजिए फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं, तो मैं मान लूँगा। या तो अच्छी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तब ऐसा करिए, या फिर आप एवरेज अटैम्प्ट करिए। कम से कम 100 क्वेश्चन है तो आप 80 से 90 के बीच में करिए, या फिर बहुत खींच के लेके जा पा रहे हैं तो 90-92 तक कर लीजिए। क्योंकि इतना अगर सही से कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए कि आप टॉप रैंकर बन जाएंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन कोई नहीं करता है। 100 क्वेश्चन जो करता है या तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, या फिर तुक्के मारने में ब्रिलियंट है वो, मतलब तुक्का में एकदम एक्सपर्ट है वो मारने में। तो आपको बहुत नहीं करना होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं एग्जाम में, बस आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है हमें। कुछ क्वेश्चन उलझाऊ होते हैं जो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। तो सब एग्जामिनर को स्ट्रेटेजी समझनी, एग्जामिनर की जो स्ट्रेटेजी है उसे समझनी चाहिए, क्या वो कहाँ क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको, और कहाँ पर टाइम किल करवाना चाहता है वो। चलिए देखते हैं कौन सा है ऑप्शन सही इसका। तो इसके पास अधिकार होता है घटाने बढ़ाने के, होता है संसद। संसद के पास जो होता है ये उच्च न्यायालय के अधिकार को घटा बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन। अब बहुत ही मेरा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, और जो थोड़ा बेसिक चीज़ें नहीं बताया तो वो सब भी क्लियर कर सकता हूँ इसके माध्यम से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कौन नियुक्त करता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब न्यूनतम आयु कितनी होगी तब आप उसका, मतलब जैसे नहीं होता है कि राष्ट्रपति के लिए इतनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, तो किसी को 25 साल होनी चाहिए, किसी को 18 वर्ष में ही आप वोट डाल सकते हैं आप, इस तरह का मिनिमम होता है। तो इसमें बताना उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना चाहता है कोई, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आंसर कर दिया होगा दोनों क्वेश्चन का आपने। पहले देखते हैं तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फ्रेंड्स राज्यपाल में कन्फ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम जो आयु है ये कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब ऑप्शन डी यानी कि निर्धारित नहीं किया गया इसको कहीं भी संविधान में कि कौन सा उसका मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो है समझ में आया होगा। चलिए लास्ट में एक बार फिर से आपको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एकदम बने रहें अच्छे से और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करें। आप देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ये फ्रेंड बिल्कुल सही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। हर स्टेप में फ्रेंड्स, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को। हर स्टेप जो होगा आपका लाइफ का, कहीं ना कहीं कुछ आप परेशानी से जूझ रहे होंगे, कभी कभी खुश भी होंगे बहुत अच्छे से, और कभी कभी बहुत ऐसे देखिए क्या हो रहा है लाइफ में, खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये क्या हो रहा है, कब सिलेक्शन होगा, ये ताने दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ। तो इम्तिहान की घड़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब बताया जाता है कि जो IAS होती है उनकी ट्रेनिंग वहाँ लवासना से नहीं शुरू होती है। उनकी ट्रेनिंग तभी शुरू हो जाती है जब वो IAS के बनना सोच लेते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो बस आपको समझ लीजिए कि आप
ट्रेनिंग जो है आप वहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये जो प्रोसेस है ऐसा बना दिया जाएगा, आपको घिस दिया जाएगा अच्छे से, आपका माइंड लेवल है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कितना भी प्रेशर मिल जाए आपको, आप झेल जाएंगे आसानी से। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं है ज़िंदगी में। लड़ने वाले जो कदमों में क्या होता है, जहान होता है। फ्रेंड जल्दी से मैं पढ़ दूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। एक तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, ज़िंदगी से लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है, जहान होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग लड़े हैं, अच्छे से संघर्ष किया, रातों को अपने जाग के देखें, सोए नहीं, रात से हम लोग लड़े हैं। तो हम लोग समझ लें कि सिलेक्शन हमारा जहान क्या है, कि हमारे कदमों में जहान मतलब कि सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होगा तो फ्रेंड पता है कि जब नौकरी होगी तो हर चीज़ मिलेगी आपको। समझ सकते क्या क्या मिलेगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ मिलेगी। जो सुख सुविधाएँ चाहिए, जो समाज में इज्जत चाहिए, जो आप सोचें सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको क्या है, नौकरी लेनी है फ्रेंड। आपको अगर आपका एम नौकरी लेना है तो बाकी आप सरकारी ले प्राइवेट ले कोई मतलब नहीं है। अगर सरकारी तैयारी करें सरकारी ले, अब प्राइवेट में कर रहे हैं तो उसको भी बहुत मन से करिए। जो भी आप काम कर रहे हो बस उसको मन लगा के करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एकदम इसको बवाल मचा दीजिए। इसको ऐसा करिए कि वायरल हो जाए वीडियो मेरा ये, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो किसकी होगी, करंट अफेयर्स की। इसी बात में देखिए तिरंगा हमारा लहरा, तो इसको सब लोग जय हिंद जय भारत बोलेंगे कमेंट में। अब मेरी तरफ से भी जय हिंद और जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ।